सकते हैं कि ये सारी की सारी सेवाएं कहीं ना कहीं व्यवसाय या व्यापार के लिए सहायक होती हैं। व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जितनी भी ज्यादा की रकम होगी वो अतिरिक्त धन स्वतः ही स्थायी जमा में परिवर्तित हो जाएगा बिना आदेश दिए ही, क्योंकि आसानी से क्या होगा, एफडी अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा क्या सेविंग अकाउंट में, और डिसऑनर नहीं हो पाएगा चेक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो आज क्या लेकर के आए हम लोग भाई, वन शॉट वीडियो क्लास 11 के लिए, और होगा एक नया चैप्टर एक ही वीडियो में पूरी तरह से समाप्त। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं व्यवसाय अध्ययन, और आज जो चैप्टर हमने पढ़ना है वो चैप्टर है आप लोगों का चैप्टर नंबर 4, व्यावसायिक सेवाएं, बिजनेस सर्विसेज। क्या है चैप्टर भाई? व्यावसायिक सेवाएं यानी सर्विसेज। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है क्लास 11th में। इसी चैप्टर को आज हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, यानी इसी पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो क्या क्या चीजें आज कवर करेंगे इस चैप्टर में से जल्दी से देख लेते हैं। देखो भाई, व्यावसायिक सेवाएं, इसका अर्थ क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। बैंकिंग एक प्रकार की व्यावसायिक सेवा है। बैंकिंग से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं, यानी बैंकों के प्रकार, बैंकिंग होता क्या है और इसके कार्य क्या हैं। बीमा जो दूसरी आपकी सेवा होती है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। बीमा में हम लोग जानेंगे बीमा के सिद्धांत और अर्थ। इसके बाद जो चौथी सेवा होती है वो होती है डाक एवं टेलीकॉम सेवाएं, उसको भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंटेंट इस चैप्टर का। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जो सेवाएं हैं वो क्या होती हैं, या व्यावसायिक सेवाएं किसे कहा जाता है। तो देखो बच्चा, व्यवसाय करने के लिए या व्यापार या व्यवसाय करने के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता होती है, जो व्यवसाय या व्यापार को आसान बनाते हैं, उन सभी चीजों को हम लोग सेवा कह सकते हैं या सर्विस कह सकते हैं। तो व्यावसायिक सेवाएं व्यवसाय करने के लिए उपयोगी वातावरण का निर्माण करती हैं या व्यवसाय को आसान बना देती हैं, या व्यवसाय करना आसान हो जाता है। तो सिंपल से शब्दों में तो हम ये समझ गए कि व्यावसायिक सेवाओं का मतलब है उन सभी सर्विसेज, उन सभी सेवाओं से जो व्यवसाय को करना आसान कर दें या व्यवसाय में आने वाली बाधाओं को दूर कर दें। तो व्यावसायिक सेवाओं का अभिप्राय उन सेवाओं से है जो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायक होती हैं। ठीक है, जैसे कि बैंकिंग हो गया। बैंकिंग से क्या प्राप्त होता है भाई? वित्त प्राप्त होता है, पैसा प्राप्त होता है। और वित्त आप सब जानते हैं कि किसी भी प्रकार के व्यवसाय के लिए एक आवश्यक अंग है। जैसे हमारे लिए खून की जरूरत होती है, वैसे ही व्यवसाय के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इसीलिए वित्त कहाँ से प्राप्त हो सकता है? बैंकिंग से। तो वित्त संबंधी बाधा या वित्त संबंधी परेशानियों या समस्याओं का कहीं ना कहीं बैंकिंग सेवाओं से समाधान हो जाता है। इसी प्रकार बीमा एक प्रकार की सेवा है। इसका क्या फायदा होता है भाई? बीमा से क्या मिलता है? सुरक्षा मिलती है ना। बीमा के माध्यम से सुरक्षा मिलती है। किससे? जोखिमों से। ठीक, जोखिम की बाधा या जोखिम की से सुरक्षा प्रदान करता है कौन? बीमा। तो बीमा एक प्रकार की क्या हो गई? व्यावसायिक सेवा हो गई। इसी प्रकार से अगर हम यातायात की बात करें तो यातायात क्या प्रदान करता है भाई? जब वस्तु बनकर तैयार हो जाती है तो व्यापार करने के लिए, यानी वस्तुओं को विक्रय करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बाजार तक वस्तु को पहुंचाने की। तो परिवहन सेवा या यातायात के सेवा के माध्यम से वस्तुएं जो है वो बाजार तक पहुंच पाती हैं। तो इस प्रकार से ये भी बहुत सहायक होती है। फिर संग्रहण, वस्तु बनकर तैयार हो गई, लेकिन इसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा? संग्रहण करना पड़ेगा, भंडारण करना पड़ेगा। ठीक है। और संदेश वाहन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि विज्ञापन, वस्तुओं के बारे में उपयोगी सूचना प्रदान करना विज्ञापन के माध्यम से संभव है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी सेवाएं कहीं ना कहीं व्यवसाय या व्यापार के लिए सहायक होती हैं और व्यवसाय को आगे बढ़ाती हैं या व्यवसाय में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। तो इनकी आवश्यकता और इनका महत्व भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो प्रकृति या इसकी विशेषता जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहली जो विशेषता होती है ये अमूर्त होती हैं, यानी इनटेंजिबल होती हैं। ठीक है, इनटेंजिबल होती हैं। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, उन सभी चीजों को हम लोग क्या कह सकते हैं, अमूर्त कहते हैं। ऐसे ही सेवा को देखा नहीं जा सकता है, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। जैसे आप बैंक में जाकर के बैंक को तो देख सकते हैं, लेकिन बैंकिंग सेवाओं को नहीं देख सकते हैं, है ना। इसी तरह आप एक डॉक्टर को तो देख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करता है वो उसकी एक सेवा है, उसकी सेवा को हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट करने के बाद अगर रोगी सही हो जाता है या रोगी को आराम मिलता है तो हम कह सकते हैं कि सेवा बड़ी अच्छी थी, है ना। इसी प्रकार से अगर आप कोई भी सेवा कहीं पर भी उपभोग करते हैं और उसकी उपयोगिता तब पता चलती है जब आपने सेवाओं का उपभोग कर लिया और आपको कोई ना कोई क्या मिला, उपयोगी कोई चीज मिली, तो हम कहेंगे कि सेवा वहां अच्छी थी। तो इंटेंजिबल तो होती है, इन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इनका लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, जैसे बैंक भवन को तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो बैंकिंग सेवा होती है उसको तो नहीं देख सकते हैं उसको, लेकिन आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी प्रकृति या विशेषता होती है वो होती है असंगतता, इनकंसिस्टेंसी, असंगतता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए कि सेवाएं जो होती है ना, सेवाएं समान नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, इसको समझते हैं, नहीं होती। कैसे भाई, देखो भाई, मान लो बैंक ए है और एक बैंक बी है। ठीक है, ये मान लीजिए एक कस्टमर है जिसने अपने दोनों ही दो प्रकार के बैंकों में, यानी दो विभिन्न अलग अलग बैंकों में अपने अकाउंट रखे हैं। हो सकता है बैंक ए जो सर्विसेज या जो ब्याज दे रहा है उसका ज्यादा दे रहा हो, ब्याज ज्यादा दे रहा हो, ज्यादा देता है जमा पर। ठीक है, और बैंक बी जो है वो ब्याज थोड़ा कम दे रहा है, ये सरकारी बैंक है मान लीजिए। ठीक, इस पर जो जमा ब्याज है उसकी दर थोड़ी सी कम है बैंक ए की तुलना में। तो इनको क्या हो रहा है, लेकिन ये चाहते हैं कि वो बैंक में इनकी जो धनराशि है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, ये राम है और ये चाहते हैं कि बैंक में जिन्होंने पैसा जमा किया है वो सुरक्षित रहे, बैंक डूबे ना, इसलिए इन्होंने सरकारी बैंक में अपना पैसा जमा किया ज्यादा, और कुछ पैसा इन्होंने अपना बचत का बैंक ए जो कि एक निजी बैंक है उसमें जमा कर दिया, जहां पर ब्याज भी इनको सरकारी बैंक की तुलना में तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन सुरक्षा जो है वो थोड़ी कम है क्योंकि ये निजी बैंक है। तो यहाँ पर हमने ये पाया कि जो बैंक हैं वो भी कई प्रकार के बैंक होते हैं, लेकिन बैंकिंग सेवाओं में हो सकता है कि असमानता हो, अंतर हो सकता है। इसी प्रकार मान लीजिए कि दो डॉक्टर हैं। ठीक, यहाँ पे डॉक्टर हमने रख लिया कि दो डॉक्टर ए हैं और एक डॉक्टर, यहाँ पर दूसरे जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर बी हैं। ठीक, ये दोनों डॉक्टर जो हैं वो क्या है भाई, ये मान लीजिए कि ये दोनों जनरल मेडिसिन के डॉक्टर हैं। एक यहाँ पर रोगी है जिसने इलाज कराया डॉक्टर ए से, फायदा नहीं हुआ, फिर इसने डॉक्टर को बदल के डॉक्टर बी से इलाज कराया, इनको फायदा हो गया।
तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर बी की जो सेवा थी वो डॉक्टर ए की तुलना में अलग थी, और जिससे कि इस रोगी को फायदा हुआ डॉक्टर बी की सेवा लेकर के डॉक्टर ए की तुलना में। तो यहाँ पर हम यहाँ पा रहे हैं कि जो सेवाएं होती हैं उनमें समानता का अभाव होता है। जैसे बैंक अधिकारी का व्यवहार हो सकता है कि एक ग्राहक के प्रति बढ़िया हो और दूसरे के प्रति थोड़ा रूखा हो सकता है, या एक सेवा प्रदाता की सेवा हो सकती है कि ज्यादा अच्छी हो और दूसरे सेवा प्रदाता की सेवा हो सकती है किसी एक व्यक्ति के लिए उतनी अच्छी ना हो जितना दूसरे के लिए हो रही हो। तो सेवाएं क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं, सेवाएं हमेशा असमान होती हैं, अलग अलग सेवाएं अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग महत्व रख सकती हैं। ठीक है, एक जैसी सेवा हर एक व्यक्ति को प्रदान हो हर प्रकार के सेवा प्रदाता से, ये जरूरी नहीं है। सेवाओं में असमानता पाई जाती है, असंगतता पाई जाती है। इसके बाद देखो अभिन्नता, तीसरा सेवा की विशेषता है। अभिन्नता का मतलब होता है अभिन्न, मतलब अलग ना किया जा सके, इनसेपरेट होती हैं सेवाएं। किससे? उपभोग और उत्पादन। किसका? सेवाओं का। ठीक है, इसको समझो। जैसे सेवाओं का उत्पादन होता है उसी वक्त सेवाओं का क्या हो जाता है? उपभोग हो जाता है। सेवाओं का उपभोग हो जाता है। उत्पादन सेवाओं का जैसे होता है वैसे ही इसका उपभोग हो सकता है, हो जाता है। इसीलिए क्या है? अभिन्न है, अलग नहीं की जा सकती है। किससे? उपभोग और उत्पादन से। ठीक है, सेवा की एक अहम विशेषता यह होती है कि इसमें उत्पादन व उपभोक्ता दोनों साथ साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक भंडार घर में माल रखते हैं, मान लीजिए एक भंडार जो गृह है उसमें माल रखा गया है, उसमें वस्तु रखी गई है, तो हमें खाली स्थान उपलब्ध कराया जाता है। खाली स्थान का मतलब भंडारण गृह का स्थान उपलब्ध हो जाता है, और हम माल रखते हैं और हम अपनी वस्तुओं को वहां पर रखना स्टार्ट कर देते हैं, और समय से किराया आरंभ हो जाता है। ठीक है, जैसे मतलब किराया भी स्टार्ट हो गया, जैसे आपको वहां पे कस्टडी मिली उस भंडारण गृह की, वैसे ही क्या हुआ? किराया देना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार सेवा तुरंत उत्पन्न हुई और तभी उसका उपभोग भी कर लिया गया। जैसे कि एक डॉक्टर ऑपरेशन तभी कर सकता है जब मरीज उसकी सेवा लेने के लिए तैयार होता है। तो उपभोक्ता और उपभोग, यानी कह सकते हैं कि उत्पादन जैसे हो रहा होता है वैसे ही उपभोग भी हो जाता है। यहाँ पर उपभोक्ता जो है वो तुरंत क्या होता है? प्रेजेंट, यानी उपस्थित होता है। उपभोक्ता उपस्थित होता है उपभोग करने के लिए, और उत्पादन और उपभोग साथ साथ होता रहता है। इसीलिए इनसेपरेट है, अभिन्न है। क्या? उत्पादन और उपभोग दोनों साथ जुड़े हुए हैं, अलग नहीं कर सकते इनको सेवाओं की दशा में। इसके बाद देखो बेटा, सेवाओं का हम लोग स्टॉक यानी इन्वेंट्री नहीं रख सकते हैं। सेवाओं को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये उत्पादन की जा रही हैं उसी वक्त इनका उपभोग भी हो जा रहा है। तो इन्हें आप स्टॉक तो इनका होता ही नहीं है, इनकी कोई हम लोग कह सकते हैं कि इनकी कोई भंडारण तो कर ही नहीं सकते हैं। सेवाओं का स्टॉक नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास एक ट्रक है, मान लीजिए, माना कि 1 जनवरी को कोई काम ना होने के कारण ट्रक खाली रह जाती है। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है कि 1 जनवरी को वह सेवा प्रदान कर सकता था और उसे स्टॉक कर, मान लीजिए 1 जनवरी को आपने कोई ट्रक बुक की है। ठीक है, आप कोई मान लीजिए बिजनेसमैन है और आपको ट्रक की आवश्यकता है, परिवहन के साधन की आवश्यकता है, और आपने एक परिवहन कंपनी में एक ट्रक बुक कर ली है। लेकिन 1 जनवरी को कहीं पर भी आपको कहीं सामान पहुंचाना नहीं था, जिस वजह से आपका क्या हुआ कि आपने उस सेवा को नहीं लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 जनवरी को 1 जनवरी वाली सेवा भी आप ले लें, यानी 2 जनवरी को आप दुगना चलाएं
ट्रक का यूज करें, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 जनवरी को जो सेवा दी गई थी, जो बुकिंग हुई थी, वो उपभोग नहीं की गई, तो उसका स्टॉक नहीं रखा जा सकता है। सेवाएं क्या होती, अमूर्त भी होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी को वह सेवा प्रदान कर सकता था, उसे स्टॉक कर लिया जाए और 2 जनवरी को ट्रक से दुगना काम लिया जाए, ये संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि सेवाओं की मांग व पूर्ति साथ साथ चलती है, उत्पादन और उपभोग साथ साथ चलता है। जैसे ही इसकी डिमांड की जाती है, वैसे ही इसकी पूर्ति कर दी जाती है। तो ना तो ऐसा संभव है कि सेवा की पूर्ति मांग से अधिक हो, और ना ही यह संभव है कि सेवा की को स्टोर करके रख लिया जाए। और अन्य शब्दों में सेवाएं नाशवान होती हैं। मतलब अगर आप उस दिन 1 तारीख को, 1 जनवरी को, 1 जन को अगर ट्रक का उपभोग नहीं किया गया, ट्रक की सेवा नहीं ली गई, ट्रक की सेवा नहीं ली गई, तो ये नहीं कह सकते हैं कि उस 1 जनवरी की सेवा को स्टोर करके 2 जनवरी को दुगना काम ले लिया जाए, ये संभव नहीं होता है। वो ट्रक 1 जनवरी को वो सेवा वहीं पर क्या हो गई, नाशवान हो गई, समाप्त हो गई। 1 जनवरी वाली सेवा समाप्त हो गई, बिना उपयोग किए ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री लेस होते हैं, इनका स्टॉक नहीं रखा जा सकता। ठीक है, इसके बाद जो आखिरी विशेषता है सेवाओं की, वो क्या है, संबंधता, ग्राहक भागीदारी, मतलब कस्टमर पार्टिसिपेशन इसमें इन्वॉल्व होता है। उपभोक्ता या ग्राहक का उपस्थित होना अनिवार्य होता है, जब सेवा प्रदान की जा रही हो, जब सेवा प्रदान की जा रही हो। बेटा ये याद रखिएगा, हमने पहले भी आप लोगों को बताया था अभिन्नता वाले पॉइंट में कि सेवाएं जो होती हैं वो उसका उत्पादन और उपभोग साथ साथ हो रहा होता है। तो जब उपभोग हो रहा है उत्पादन के समय ही, तो वहां पर उपभोक्ता का प्रेजेंस होना जरूरी है, प्रेजेंट होना जरूरी है, उपस्थित होना जरूरी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संबंधता का मतलब ग्राहक भागीदारी से है कि ग्राहक का तुरंत वहां उपस्थित होना अनिवार्य है जब सेवाएं प्रदान की जा रही हों। जैसे अगर आप एटीएम से जा रहे हैं पैसा निकालने, तो वहां पर ग्राहक का उपस्थित होना जरूरी है। यानी आपको एटीएम से पैसा निकालना है तो आप जाकर के एटीएम से पैसा निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे व्यावसायिक सेवाओं के प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं ये सेवाएं, जो व्यावसायिक सेवाएं होती हैं। इसमें पहला आता है बैंकिंग, दूसरा बीमा, तीसरा यातायात, चौथा संग्रहण या भंडारण, और पांचवा है संदेश वाहन या विज्ञापन। ठीक है, ये सारी जो सेवाएं होती हैं उनको हम लोगों को इस एक एक करके डिटेल्ड में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए जल्दी से हम लोग देखते हैं बैंकिंग सेवा के बारे में। ठीक, सबसे पहली जो सेवा है वो है बैंकिंग सेवा। इसके बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि व्यापारिक बैंकों के कार्य को जान लेते हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है, बेसिकली 3 भागों में, यहाँ पर 3 भाग हैं। सबसे पहला प्राथमिक कार्य, दूसरा गौड़ कार्य, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं, जिसमें एनईएफटी, फंड ट्रांसफर सेवाएं कहते हैं, आरटीजीएस, ये सारी चीजें आती हैं। आरटीजीएस, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्राथमिक कार्य बैंकों का, वो क्या क्या है, यानी बैंक कौन से प्राथमिक कार्य करते हैं। प्राथमिक कार्यों में 2 मुख्य कार्य होते हैं बैंकों के। एक तो होता है पहला वाला जमा स्वीकार करना यानी डिपॉजिट करना, और दूसरा होता है आपका
ऋण देना यानी लोन प्रोवाइड करना, किसको? व्यापारिक संस्थाओं को, ग्राहकों को, जनता को, लोगों को। इसमें जमा स्वीकार करना पहला जो प्राथमिक कार्य है बैंकों का, प्राइमरी कार्य या प्राथमिक कार्य, जमा यानी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। तो क्या करते हैं बैंक भाई? बैंक जनता के धन को जमा करता है यानी डिपॉजिट करता है अपना अकाउंट खुलवा करके। तो लोग अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार जो भी उनकी सेविंग्स या बचत होती है उसको कई प्रकार के खातों में रुपया वो जमा करते हैं। तो खातों के प्रकार भी जान लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से खातों के प्रकार होते हैं या डिपॉजिट अकाउंट कौन कौन से होते हैं। निश्चितकालीन जमा खाता जिसे एफडी अकाउंट भी बोलते हैं, एफडी अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ब्याज की दर ज्यादा होती है, जमा पर ज्यादा प्रदान की जाती है। निश्चित काल के लिए एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा या जो भी राशि है वो जमा की जाती है, राशि जमा की जाती है। ठीक है, अगर निश्चित अवधि से पहले ही जमा की राशि निकलवा ली जाए तो उस पे क्या होगा? कुछ ब्याज का हानि होगा, कुछ ब्याज रकम काट ली जाएगी। ठीक, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा किया जाता है। जमाकर्ता को जमा की रकम की रसीद दे दी जाती है, रिसिप्ट दी जाती है। इसमें जमाकर्ता का नाम, इसी रसीद में जमाकर्ता का नाम, जमा की राशि, ब्याज की दर तथा जमा की अवधि लिखी होती है स्पष्ट तौर पे, और यह रसीद हस्तांतरित नहीं की जा सकती है किसी दूसरे के पर्सन के नाम पर। ठीक है, तो यदि जमाकर्ता को अपनी रकम की आवश्यकता है, अवधि पूर्ण होने से पहले ही पड़ जाए, तो उस केस में क्या होगा? तो कुछ कटौती काट करके बैंक क्या करती है? उसे रकम लौटा देती है। और इस खाते में जमा पर बैंक अधिक से अधिक, बाकी जितने भी जमा खाते हैं ना, उससे ज्यादा यहाँ पर ब्याज दिया जाता है। और ब्याज की दर का निर्धारण बैंक समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार, ब्याज की जो दर है ना वो समय समय पर क्या होती रहती है? बदलती रहती है। ठीक, सरकार के आदेश या भी जो भी आरबीआई का जो भी चल रहा होता है रेट, उसके आधार पर ये घटती या बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए कम अवधि का ब्याज अधिक भी हो सकता है, और इस खाते में जमा रकम को बैंक की काल देनदारी कहा जाता है। बेटा ये याद रखिएगा, कॉल देनदारी कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा प्रकार का जमा खाता होता है वो होता है चालू खाता या करंट अकाउंट। चालू खाता साधारणतः कौन से लोग खोलते हैं? व्यापारी लोग। चालू खाता नॉर्मल तरीके से अगर मैं बोलूं तो व्यापारी लोग इस प्रकार के खाते बैंकों में खोलते हैं, क्योंकि व्यापारियों को क्या करना पड़ता है? रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन करने रहते हैं चेक के माध्यम से। तो चालू खाता में एक व्यापारी एक दिन में कई बार क्या कर सकता है? चेक के माध्यम से जमा राशि निकाल सकता है और जमा कर सकता है। तो चालू खाता पे प्रायः जो है वो कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। ठीक है, इस खाते में जमाकर्ता जितनी बार चाहे रुपया जमा कर सकता है और कभी भी चाहे तो आवश्यकता के अनुसार निकाल सकता है। इस खाते में प्रायः व्यापारी वर्ग ही रुपया जमा करते हैं या करवाते हैं। ठीक है, तो बैंक इस प्रकार की जमा पर ब्याज नहीं देता है बेटा, क्योंकि बैंक को कोई खास फायदा नहीं होता है। बैंक तो सिर्फ एक सुरक्षा के लिए व्यापारी क्या करते हैं? अपने जो भी ट्रांजैक्शंस या लेन देन है उसकी सुरक्षा के लिए चेक के माध्यम से भुगतान करने के लिए इस प्रकार के अकाउंट को बैंकों में खोलते हैं।
और कभी कभी तो इस प्रकार के अकाउंट को खोलने के लिए जो खाता धारक है वो बैंकों को ही कुछ कमीशन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो साधारणतः बैंक इस प्रकार की हो गया, राशि में कम होती है तो जमाकर्ता, अगर मान लीजिए कि एक न्यूनतम रकम से भी कम जमा राशि हो चालू खाता में ग्राहक के, तो प्रायः क्या होता है, चेक द्वारा निकलवाया जाता है। तो जमाकर्ता से बैंक कुछ सेवा व्यय भी वसूल कर सकता है, तो बैंक कुछ राशि सेवा के रूप में ले सकता है जमाकर्ता से, अगर न्यूनतम रकम से भी कम की राशि उस खाते में हो तो। इस खाते से रुपया प्रायः चेक द्वारा निकलवाया जाता है और इस खाते में जमा राशि को बैंक की मांग देनदारी कहा जाता है। इसके बाद देखो बेटा, जो तीसरा प्रकार होता है पैसा जमा करने का बैंक में, वो होता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, ये क्या होता है, इसे बचत जमा खाता बोलते हैं। इसमें साधारणतः जो जनता या जो इनकम ग्रुप वाले पर्सन होते हैं वो अकाउंट खोलते हैं और अपनी जो बचत होती है उसको जमा करते हैं। इस पे जो प्रायः ब्याज होता है वो एक निश्चित कालीन ब्याज खाते यानी एफडी अकाउंट की तुलना में, एफडी की तुलना में ब्याज की जो रकम होती है, ब्याज की दर जो होती है वो कम होती है। ठीक है, क्योंकि अवधि जो होती है वो भी कम होती है और इस खाते में जमा राशि को बैंक की मांग देनदारी कहा जाता है। इसके बाद देखिए एक और जमा खाता है आवर्ती जमा खाता या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसे कहते हैं आरडी अकाउंट। इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें जो खाता धारक होते हैं जिन्होंने खाता खोला है वो क्या करते हैं, हर महीने एक निश्चित रकम, एक फिक्स्ड या निश्चित राशि जमा करते रहते हैं, जमा करते हैं निश्चित अवधि के लिए, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि मान लीजिए 1 साल के लिए, 1 साल के लिए हर महीने मान लो 5,000 रुपया जमा होता जा रहा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। फिर क्या होगा, साल भर के अंत में तो 60,000 रुपया जमा हो गया, प्लस उस पर ब्याज बैंक देगी। ठीक है, ब्याज की दर जो होती है वो ज्यादा होती है। तो इस प्रकार के खाते में जमा करता एक निश्चित समय के लिए प्रति मास निश्चित रकम जो है वो जमा करते हैं और यह रकम कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा साधारणतः निर्धारित समय से पहले नहीं निकाली जा सकती है और जमाकर्ता की जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज की रकम ही खाते में जमा हो जाती है और इस खाते में सावधि खाते यानी फिक्स डिपॉजिट की तुलना में की तरह ही अन्य सभी खातों की तुलना में अधिक ब्याज प्राप्त होता है। मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में भी अगर हम तुलना करें अन्य जमा खातों से तो इसमें ब्याज की जो रकम होती है, जो दर होती है वो ज्यादा होती है। तो इस खाते में जमा राशि को बैंक की कॉल देनदारी कहा जाता है, जैसे कि हमने निश्चितकालीन जमा खाता में देखा था कि वहां भी कॉल देनदारी कहा जा रहा था। ठीक है, इसके बाद एक और विकल्प होता है बहुविकल्पीय जमा खाता। ये एक प्रकार का ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें क्या होता है कि एक ऐसा बचत बैंक खाता है जिसमें यदि किसी समय एक निश्चित राशि से अधिक राशि अगर जमा हो जाती है तो अतिरिक्त धन स्वतः ही जितना भी निश्चित राशि था, फिक्स किया गया था, मान लीजिए 4 लाख रुपया, ठीक है, ये देखा गया कि अकाउंट में अगर आपका 4 लाख से ज्यादा की रकम अगर हो जाएगी तो जितनी भी ज्यादा की रकम होगी वो अतिरिक्त धन स्वतः ही स्थायी जमा में परिवर्तित हो जाएगा बिना आदेश दिए ही, अगर बहुविकल्पी जमा खाता आपने खोला है तो। दूसरी ओर यदि किसी समय हमारे बचत बैंक खाते में, सेविंग अकाउंट में इतना धन शेष नहीं है कि हमारे द्वारा जारी किया गया चेक पास हो सके,
तो वांछित धन जो है, जो कम हो रहा है, स्वतः ही स्थायी जमा खाते से बचत खाते में कन्वर्ट हो जाएगा, हस्तांतरित हो जाएगा और शेष राशि स्थायी जमा खाता में पहले की भांति जमा रहती है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट दोनों के गुण हैं। ठीक है, अगर एक निश्चित राशि, अगर इस प्रकार के अकाउंट में एक निश्चित राशि से ज्यादा का रकम हो गया, निश्चित राशि से ज्यादा राशि हो गई, तो स्वतः ही ये जो अकाउंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफडी में। ठीक है, और जो ज्यादा रकम है वो एफडी में चली जाएगी। अगर मान लीजिए सेविंग अकाउंट में एक निश्चित राशि से कम की राशि ही है और चेक से आपको निकालना है या कहीं देना है, तो फिर क्या होगा, निश्चित राशि जो एफडी अकाउंट है, निश्चितकालीन अकाउंट से अपने आप स्वतः ही वो अमाउंट सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। तो दोनों के गुण इस प्रकार के अकाउंट में देखने को मिलते हैं और दोनों के गुण की वजह से जो ब्याज की दर होती है वो दोनों वाली मिलती है। ठीक है, तो नियम के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा। ध्यान रहे कि बचत बैंक खाते में जमा पर रकम और स्थायी जमा खाता अगर हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, तो अधिक ब्याज प्राप्त होता है तथा द्वितीय खाता धारक द्वारा जारी किए गए चेक के डिसऑनर होने पर जोखिम भी कम हो जाता है, क्योंकि आसानी से क्या होगा, एफडी अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा क्या, सेविंग अकाउंट में, और डिसऑनर नहीं हो पाएगा चेक। ठीक है, सेविंग अकाउंट में अगर कम बैलेंस है तो उस केस में भी जो है आपका एफडी अकाउंट से हस्तांतरित या कन्वर्ट हो जाएगा पैसा सेविंग अकाउंट में और कोई भी चेक जो है वो डिसऑनर नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो बैंक का दूसरा कार्य होता है वो होता है ऋण देना या लोन प्रोवाइड करना। अब तक हमने ये पढ़ लिया कि जमा स्वीकार करने के लिए बैंकों में किस प्रकार के कितने खाते खोले जा सकते हैं। अभी हमें दूसरा पढ़ना है कि बैंकों का जो दूसरा प्राथमिक कार्य है लोन प्रोवाइड करना या ऋण देना, तो बैंक ऋण किस प्रकार से देते हैं। ठीक है, तो बैंक का दूसरा मुख्य कार्य है लोगों को रुपया उधार देना। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में होता है उसी में से एक निश्चित राशि नगद कोष में रखकर, कैश में रखकर क्या करते हैं, ये बाकी रुपया बैंक द्वारा उधार दे दिया जाता है और बैंक क्या लेते हैं, प्रायः इसके लिए वो ब्याज चार्ज करते हैं। यह बैंक प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं, प्रोडक्टिव वर्क के लिए ऋण या लोन प्रोवाइड करते हैं तथा उचित जमानत, ठीक है, सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, की मांग करते हैं। लोन तभी ये प्रोवाइड करते हैं जबकि जो भी जिनको भी लोन दे रहे हैं वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ ना कुछ कर सकें। कोई प्रॉपर्टी का पेपर हो गया, कोई विनिमय पत्र का पेपर हो गया, ये सब जमा करना पड़ेगा बैंकों में, तभी बैंक क्या है, लोन या उधार या ऋण देंगे। इसमें देखिए बेटा, अब लोन देने के भी कई प्रकार हैं। पहला है नगद साख, ठीक है, कैश क्रेडिट जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, जमानत रखकर बैंक उधार प्रदान करती है बिना जमानत के, मतलब ये सिक्योर्ड होते हैं, एक प्रकार से सुरक्षित होते हैं। बैंक क्या करती है, जमानत के आधार पर ही बैंक उधार देती है। इसके अंतर्गत ऋणी को एक निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि उधार दी जाती है, फिक्स्ड होता है, ठीक है, निकलवाने का अधिकार दे दिया जाता है। इस सीमा के अंदर ही ऋणी आवश्यकता के अनुसार रुपया निकलवाता रहता है तथा जमा भी करता रहता है। इस अवस्था में बैंक केवल वास्तव में निकलवाई गई राशि पर ही ब्याज लेता है। ठीक है, तो यहां पर एक निश्चित राशि फिक्स कर दी गई है
कि इतनी राशि तक बैंक अपने खाते से उधार या रकम निकाल सकता है। निश्चित राशि बैंक से निकाल सकता है। ठीक, और जरूरी नहीं है कि ये निश्चित राशि एक बार में ही निकाल ली जाए। जैसे मान लीजिए 1 लाख तक का अमाउंट कैश क्रेडिट दे दिया गया, ठीक, तो 1 लाख हो सकता है कि 5 बार में, 4 बार में व्यक्ति जो है वो निकाल ले। 20-20 हजार करके 5 बार में निकाल रहा है। ठीक, तो ये एक और निश्चित अवधि में, मतलब ऐसा वो साल भर के लिए कर सकता है, 1 ईयर के लिए। और इसी में फिर क्या है, पैसा जमा भी, लेकिन जितना रकम वो निकाल रहा है उस रकम पर ही वो ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देना होगा। ठीक है, जितना रकम निकाल रहा है उस रकम पर ब्याज देना होगा बैंक को। इसके बाद दूसरा प्रकार होता है, दूसरा तरीका होता है लोन या उधार देने का, वो होता है अधिविकर्ष, या इसको हम लोग ओवर ड्राफ्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी बैंक में, ठीक है, बैंक में खाता धारक के चालू खाते में जमा राशि से ज्यादा राशि निकालने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर आपके चालू खाते में 1 लाख रुपए जमा है और किसी व्यक्ति को 20,000 का ओवरड्राफ्ट दे दिया जा रहा है, मतलब 1,20,000 तक रकम अगर निकाल सकता है, तो 20,000 की जो रकम है वो क्या हो जाएगी, अधिविकर्ष हो जाएगी, अधिविकर्ष हो जाएगी। ठीक है, एक खाता धारक को अपने चालू खाते में जमा राशि से भी ज्यादा की अगर राशि निकालने की अनुमति दे दी जाए, तो ये जो ज्यादा रकम होगी उसे हम लोग अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक व्यक्ति के 10,000 जमा है और बैंक उसको 12,000 तक निकालने की सुविधा दे देता है, चेक के काटने की दे रहा है, तो फिर यहां पर 2,000 रुपए ओवरड्राफ्ट कहलाएगा या अधिविकर्ष कहलाएगा। ठीक है, और बैंक यह सुविधा अल्पकाल के लिए विश्वसनीय ग्राहकों को ही देता है जिनकी क्रेडिट वर्दिनेस, उधार क्षमता अच्छी हो। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो है मांग ऋण। ठीक, यह ऋण बैंक अपने ग्राहकों को सावधि जमा, सरकारी प्रतिभूतियां और जीवन बीमा पत्र आदि को जमानत के रूप में रखकर प्रदान करता है। यानी ये सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी जमा करके ही उधार प्रदान किया जाता है। ठीक है, बिना सिक्योरिटी जमा किए, बिना जमानत दिए लोन या उधार नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखिए अवधि ऋण। ये क्या है, यह ऋण बैंक अपने ग्राहकों को एक निश्चित समय के लिए मशीनरी, ट्रक, स्कूटर, ये सब जैसे से कहते हैं कि अवधि मतलब टर्म लोन जो है वो एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। ठीक है, निश्चित या फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है।
होता है अपने ग्राहकों को, ठीक है। और जैसे कि कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए, जैसे कोई मशीन खरीदना हो गया, कोई ट्रक, स्कूटर, कुछ भी खरीदना हो गया, तब इस प्रकार का टर्म लोन दिया जा रहा होता है। और उनका भुगतान ग्राहकों द्वारा मासिक, त्रैमासिक, जो भी है, छमाही अथवा वार्षिक किस्तों में किया जाता है। मतलब इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट की जाती है ग्राहकों के द्वारा इस प्रकार के ऋण या लोन के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो अन्य प्रकार है उधार देने का, वो है विनिमय पत्रों का क्रय व कटौती करना। इसे हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी कहते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बेटा हम सब जानते हैं कि जो व्यापारी वर्ग होते हैं वो क्रय और विक्रय जो होता है वो उधार भी करते हैं, ठीक है। उधार में वस्तुएं बेचते और खरीदते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट आपने पढ़ा होगा, ठीक। इस प्रकार ट्रेड क्रेडिट जब किया जाता है, उधार में जब वस्तुओं को बेचा जाता है, तो क्या आता है, बिल्स पेबल्स और बिल्स रिसीवेबल्स की उत्पत्ति होती है। तो ये जो बिल्स पेबल्स और बिल्स रिसीवेबल्स हैं, जिसे हम लोग विनिमय पत्र बोलते हैं, इनकी कटौती यानी अवधि से पूर्ण, अगर अवधि से पूर्ण ही इनका भुगतान चाहिए, अवधि से पूर्ण भुगतान चाहिए, तो फिर क्या कर सकते हैं, व्यापारी बैंकों के पास जा सकते हैं और इस प्रकार के विनिमय पत्रों की कटौती करवा करके भुगतान की जो राशि है वो ले सकते हैं। बैंक क्या करते हैं, बैंक कुछ कमीशन काटते हैं, जो अमाउंट होता है इन विनिमय पत्रों का, उस अमाउंट से, जो भी ड्यू अमाउंट होता है उस अमाउंट से थोड़ा कम राशि दे करके, कटौती के रूप में कमीशन चार्ज करके बैंक भुगतान कर देते हैं। तो अवधि पूर्ण होने से पहले ही अगर भुगतान चाहिए तो बैंकों के माध्यम से इस प्रकार का भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। अब हम लोग बैंक के गौण कार्य यानी सेकेंडरी फंक्शंस पढ़ लेते हैं जल्दी से। एजेंट के रूप में कार्य करना। बैंक क्या है, ग्राहकों के एजेंट होते हैं। ये ग्राहक जो भी आदेश देते हैं उसको ग्राहकों के एजेंट होते हैं। ग्राहकों के दिए गए जितने भी आदेश होते हैं उसको ये एजेंट की तरह पूरा करते हैं। जैसे कि विभिन्न मदों का एकत्रीकरण और भुगतान करना, बहुत सारे ऐसे प्रीमियम जमा करना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, लॉकर की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। बिजली का बिल हर महीने की निश्चित तिथि को भुगतान करना, प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री का कार्य करना, ट्रस्टी के रूप में या प्रबंधक के रूप में ग्राहकों के कार्य करना, रुपया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने का कार्य करना, विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय करने से संबंधित कार्य करना। ये सब क्या है, ये सारे गौण कार्य आएंगे, ठीक है। और संदर्भ पत्र तैयार करना, बैंक ड्राफ्ट इशू करना एक अकाउंट से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के फेवर में। अब हम लोग यहां पर बैंकों के कार्य, बैंकों के प्रकार, एक तरह से बैंकों के प्राथमिक, बैंकों के गौण कार्य हमने पढ़ लिए। हमने ये भी देख लिया कि जो बैंकिंग सुविधा है वो एक प्रकार से जो भी ग्राहक हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग ही क्यों ना हो, उनको वित्त संबंधी सुविधाएं प्रदान करते हैं, वित्त संबंधी बाधाओं को दूर करते हैं। अब जो दूसरा सेवा है, या सेवा का जो दूसरा प्रकार है वो है बीमा या इंश्योरेंस। तो बीमा क्या है, बीमा कौन सी बाधा को दूर करता है, बीमा दूर करता है जोखिम संबंधी बाधाओं को, और जोखिम से एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है व्यापारियों को। तो बीमा का हम अभिप्राय देखें तो एक ऐसे अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट से है जिसमें एक पक्षकार, एक पार्टी जो है वो किसी दूसरे पक्षकार से एक निश्चित यानी फिक्स्ड शुल्क लेकर के, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम लेकर के उसके जोखिम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है।
इस अनुबंध के अंतर्गत बीमा कंपनी बीमा कराने वाले को एक निश्चित अवधि की समाप्ति अथवा किसी निश्चित घटना के घटित होने पर एक निश्चित धनराशि जो कि पॉलिसी में मेंशन होती है देने का वचन देती है, जिसके बदले में बीमा कराने वाला व्यक्ति बीमा कंपनी को एक निश्चित शुल्क जिसे कि प्रीमियम कहा जाता है वो अदा करता है। मतलब अगर हम सीधे से आसान से शब्दों में देखें तो बीमा क्या है, एक प्रकार का अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के मध्य। एक पार्टी को हम लोग कहते हैं बीमित व्यक्ति या इंश्योर्ड पर्सन और दूसरे पक्षकार को हम लोग कहते हैं बीमा कंपनी या इंश्योरर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जो इंश्योरर है यानी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक निश्चित राशि क्या करती है, लेती है बीमित व्यक्ति से, जिसे कि प्रीमियम कहा जाता है, जो शुल्क होता है, और इस शुल्क के बदले वो बीमित व्यक्ति के रिस्क यानी जोखिम को कवर करने की गारंटी या वचन प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीमा है वो एक प्रकार का अनुबंध होता है दो पक्षकारों के मध्य, जिसमें एक पक्षकार जो होती है वो जोखिम का उत्तरदायित्व ले रही है शुल्क के भुगतान पर। ठीक है, और यहाँ पर घटना के घटित होने या फिर अवधि समाप्ति पर एक निश्चित राशि जो कि पॉलिसी में मेंशन होती है वो बीमित व्यक्ति को दी जाती है और जोखिम का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, जो निश्चित शुल्क अदा करता है बीमित व्यक्ति बीमा कंपनी को, वो क्या कहलाता है, प्रीमियम कहलाता है। तो हम लोग जल्दी से जानते हैं कि बीमा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या इसके क्या क्या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है दो पार्टी का होना यानी दो पक्षकार का होना। कौन पक्षकार भाई, दो पक्षकार। एक पार्टी कौन होगी, एक पार्टी तो होगी आपकी इंश्योरर। ठीक है, जिसे हम लोग बीमा कंपनी कहेंगे, बीमा कंपनी कहेंगे। और ये बीमा कंपनी क्या है, ये जोखिम का उत्तरदायित्व ले रही है, जोखिम का को वहन करने का उत्तरदायित्व लेती है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी पार्टी कौन होती है भाई, सेकंड पार्टी कौन है अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट की, वो होती है इंश्योर्ड, जिसे हम लोग बीमित व्यक्ति भी बोल सकते हैं, इंश्योर्ड पर्सन। ये क्या कर रहा है, ये अपने जोखिम को बांट रहा है या जोखिम से सुरक्षा ले रहा है बीमा करवा करके, और प्रीमियम पे या भुगतान करता है बीमा कंपनी को। ठीक, तो यहां पर दो पक्षकार का होना आवश्यक है यदि बीमा करवाया जा रहा हो तो। दूसरी जो विशेषता है वो क्या है भाई, पूर्ण सद्भावना पर आधारित। पूर्ण सद्भावना का मतलब यहां पर यह है कि प्रत्येक पक्षकार बीमा से संबंधित, जिसका इंश्योरेंस लिया जा रहा है, बीमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं या बातों को, सभी बातों को एक दूसरे को बताएं। ठीक है, ये बेहद जरूरी है क्योंकि पूरी तरह से पूर्ण सद्भावना पर आधारित होता है बीमा। तो बीमा एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि यह पूर्ण सद्भावना पर आधारित है।
पूर्ण सद्भावना का अभिप्राय ये हो गया कि इस बात से है कि बीमाधारी बीमे से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशंस या महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसकी सूचना स्वयं ही बीमा कंपनी को दे दे। ऐसा ना हो कि कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाई जा रही है जब बीमा लिया जा रहा है। तो जैसे फायर इंश्योरेंस लिया गया, अग्नि बीमा कराया जा रहा है वस्तुओं का, और पहले से कोई अग्नि से दुर्घटना हो चुकी है उस भंडारण गृह में, ये बात छुपा ली गई, ठीक है। या वायर जो है या जो भी वायरिंग है वो कमजोर है, वो पुरानी है, वो बहुत खराब तार या वायर लगाए गए हैं, ये बात नहीं बताई जा रही है। तो इस प्रकार से कोई भी महत्वपूर्ण बातें बीमा से संबंधित अगर छुपा ली गई हैं तो वो सही नहीं होंगी, क्योंकि ये पूर्ण सद्भावना सिद्धांत पर आधारित होता है बीमा का अनुबंध। और वो किसी विशेष रोग से पीड़ित है। मान लीजिए कि कोई आपने जीवन बीमा कराया है और जिस व्यक्ति का कराया गया है वो व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है और वो रोग जो है उसकी जानकारी बीमा कंपनी को नहीं दी गई बीमा कराते समय, तो ये भी क्या है, ये भी पूर्ण सद्भावना सिद्धांत का अवहेलना की गई है यहाँ पर, ठीक। तीसरा जो विशेषता होती है बीमा की वो होती है सहकारी व्यवस्था पर आधारित। सहकारी व्यवस्था का मतलब हो गया सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित, यानी प्रत्येक सबके लिए, प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, ठीक है। इस सिद्धांत पर यह आधारित होती है, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बीमा कंपनी है वो बीमित व्यक्ति का दुर्घटना से जो भी लॉस होगा वो तो कवर करेगी ही करेगी, लेकिन ये जो दुर्घटना से जो लॉस को कवर करने की जो राशि है वो क्या बीमा कंपनी अपने से निजी तरीके से देगी? नहीं। जो जिन लोगों ने बीमा करवाया है, तो कई लोगों ने बीमा करवाया होगा, मान लीजिए कि अग्नि बीमा करवाया गया है, कई लोगों ने अग्नि बीमा की पॉलिसी ली है, लेकिन सब लोगों का जिन्होंने बीमा करवाया है सबका तो घटना घटित होगी नहीं, सबकी तो लॉस या जोखिम या हानि होगी नहीं, कुछ ही व्यक्तियों का जोखिम या हानि होगा। तो जो प्रीमियम की रकम थी या जो प्रीमियम की राशि का भुगतान उन लोगों ने किया, उसी प्रीमियम राशि से जिन व्यक्तियों को हानि हुई या दुर्घटना घटित हुई उसका बीमा कंपनी भुगतान करती है। तो एक प्रकार से हम ये देखते हैं कि सभी लोगों ने, यानी सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित होती है, जितने लोगों ने बीमा करवाया है और सभी ने प्रीमियम अदा किया होगा, लेकिन दुर्घटना कुछ ही लोगों में घटित हुई होगी, कुछ ही लोगों से ही दुर्घटना का सामना हुआ होगा, तो उन लोगों को भुगतान की राशि सबके प्रीमियम से की जाती है, क्योंकि प्रीमियम की राशि वापस नहीं की जाती है, ठीक है। तो व्यवस्था, इसके अंतर्गत लोग सामूहिक हित के लिए स्वेच्छा से एकत्रित होते हैं और बीमा व्यवस्था भी इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत लोग बीमा कंपनी के पास थोड़ा शुल्क जमा करा करके एक बड़े कोष का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। और कोष के किसी सदस्य को हानि होने पर उसकी क्षतिपूर्ति एकत्रित कोष में से कर दी जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सभी व्यक्तियों के पैसे से ही किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की दुर्घटना की पूर्ति की जा रही है। तो सब किस सिद्धांत पर आधारित है? ये प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, यानी सहकारिता के सिद्धांत पर बीमा जो है वो आधारित होता है। इसके बाद देखो, संभावित जोखिम से मुक्ति, ये एक विशेषता होती है बीमा की, क्योंकि आप जो भी बीमा करवा रहा है वो किसी जोखिम की, जो भी आने वाले जोखिम है उससे सुरक्षा लेने के लिए ही तो बीमा करा रहा है। एक प्रकार से जोखिम से सुरक्षा का ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से गारंटी दे रहे हैं कि अगर जोखिम या घटना घटित होती है, हानि की संभावना अगर बढ़ती है या हानि अगर हो जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी इस निश्चित राशि तक अदा करेगी। तो संभावित जोखिम से मुक्ति प्रदान करती है बीमा, ये इसकी विशेषता है।
इसके बाद देखिए बेटा, संभावित हानि का हस्तांतरण हो जाता है। हानि का हस्तांतरण कैसे हो जाता है? दूसरे पक्ष में जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी जो है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति के जोखिम का उत्तरदायित्व ले लेती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जोखिम का बंटवारा हो जाता है बीमा के करवाने से। जोखिम का हस्तांतरित या जो भी संभावित हानि होने वाली है उसका हस्तांतरण हो जा रहा है। बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संभावित हानि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष को हस्तांतरित किया जा सकता है। प्रीमियम का भुगतान, बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसकी विशेषता होती है कि प्रीमियम राशि जो भी होती है उस राशि का भुगतान बीमित व्यक्ति करता है और इसी शुल्क के बदले में ही, ये शुल्क लेकर के ही एक बीमा कंपनी जोखिम का बंटवारा या जोखिम का उत्तरदायित्व लेती है। इसके बाद देखो बीमा के विभिन्न प्रकार। बीमा भी कई प्रकार का होता है, ये भी इसकी विशेषता है, एक प्रकार का नहीं होता है, कई प्रकार का बीमा होता है। जैसे जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस जिसमें जीवन का बीमा कराया जाता है। अग्नि बीमा, अग्नि से संबंधित अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये अग्नि बीमा करवाया जाता है। उसके बाद होता है सामुद्रिक बीमा यानी मरीन इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, समुद्र से संबंधित दुर्घटनाओं के लिए बीमा करवाया जाता है। तो बीमा कई प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं घटना का घटित होना जरूरी होता है बेटा। इसकी एक और विशेषता है कि अगर बीमा कंपनी तभी बीमा की राशि, जो भी पॉलिसी का अमाउंट है, तभी अदा करेगी यदि जिस घटना के लिए बीमा करवाया गया था उस घटना से जोखिम की उत्पत्ति हो। जैसे मान लो अग्नि बीमा लिया गया तो अग्नि का कारण से ही दुर्घटना होनी चाहिए। अगर अग्नि कारण नहीं है या वो घटना घटित नहीं हुई, अग्नि नहीं लगी, तो फिर कोई क्षतिपूर्ति नहीं होगी, कोई भी राशि नहीं दी जाएगी, पॉलिसी का कोई भी अमाउंट नहीं भुगतान किया जाएगा यदि दुर्घटना घटित ही नहीं हुई हो। तो घटना का घटित होना जरूरी है पॉलिसी की अमाउंट लेने के लिए। सुरक्षा एवं विनियोग, बेटा जीवन बीमा में जब आप जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं, जीवन बीमा में दोनों तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? एक तो पहले ये हो गया कि सुरक्षा प्रदान हो रही है। अगर आपकी जीवन चला जाता है तो एक प्रकार से उस घटना के घटित होने पर जो भी लॉस या जो भी पॉलिसी का अमाउंट होता है वो दिया जाता है। और विनियोग, इन्वेस्टमेंट भी इसमें सम्मिलित होता है। अगर मान लीजिए कि आपका जिसका भी जीवन बीमा लिया गया उसकी मौत नहीं होती है तो एक निश्चित अवधि के बाद जो भी जमा राशि है उसका भुगतान किया जाएगा। जमा राशि का निश्चित अवधि के बाद जमा राशि का भुगतान होगा और उस पर जो भी कमीशन, जो भी बोनस, जो भी इंटरेस्ट आएगा वो भी अदा किया जाएगा। तो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, बचत जो होती है वो आपकी इन्वेस्ट भी हो जाती है अगर आपने जीवन बीमा कराया है। तो कहीं ना कहीं बीमा दो प्रकार से हमें सहायता देता है। एक तो सुरक्षा तो देता ही देता है, जोखिम से सुरक्षा देता है, और दूसरा विनियोग को भी प्रोत्साहित करता है यदि वो जीवन बीमा है तो। स्वामित्व जरूरी नहीं, ये भी एक विशेषता है बेटा बीमा की, कि बीमा करवाने वाले के लिए जरूरी नहीं है कि जिस भी वस्तु का वो बीमा करवा रहा है वो उसका खुद का वस्तु हो, यानी वो स्वामी हो उस वस्तु का।
हो सकता है कि रेंट पर कोई सामान लिया है या रेंट पर कोई बिल्डिंग ली है, कोई भवन लिया है और उस भवन में अग्नि बीमा करवाया है वस्तुओं का, ठीक है, या भंडारण गृह का बीमा करवाया गया है जो रेंट पर ली गई है, किराए पर ली गई है। तो जरूरी नहीं है, हित होना जरूरी है कि आपका उस वस्तु में जिसका बीमा कराया जा रहा है उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन स्वामी ही हो आप, ओनर ही हो उस माल के, उस वस्तु के, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ परिस्थितियों में वह ऐसे माल का भी बीमा करवा सकता है जिसका वो स्वामी नहीं है, जैसे कि बंधक पर उधार देने वाला बंधक रखी गई संपत्ति का भी बीमा करवा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार एक ऋणदाता अपने ऋणी के जीवन का बीमा भी करवा सकता है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में इंटरेस्ट होना जरूरी है या उस वस्तु में इंटरेस्ट होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वस्तु स्वयं की ही हो जिसका बीमा करवाया जा रहा है। अब हम लोगों को पढ़ना है बीमा के सिद्धांत, यानी बीमा के कुछ प्रिंसिपल्स जो कि बहुत जरूरी होते हैं फॉलो करने के लिए, जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है बीमा करवाते समय। तो बीमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या क्या है, जल्दी से उसको देख लेते हैं हम लोग। परम सद्भावना का सिद्धांत, अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल कहता क्या है? ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत ये कहता है कि बीमा कंपनी और बीमित व्यक्ति बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को एक दूसरे को शेयर करे, एक दूसरे को बताए। कोई भी संबंधित सूचना जो कि बीमा से जरूरी है, बीमा से महत्वपूर्ण तथ्य है, वो नहीं छुपाए जाने चाहिए। यदि बाद में पता चलता है कि बीमा करवाते समय ये तथ्य छुपाया गया था, बताया नहीं गया था, तो बीमा कंपनी हो सकता है कोई भी क्षतिपूर्ति प्रदान ना करे, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर हम ये कहें कि आपने कोई जीवन बीमा कराया है और जिस व्यक्ति का जीवन बीमा कराया जा रहा है उसको कोई महत्वपूर्ण, कोई गंभीर रोग है और इस रोग से संबंधित कोई जानकारी छुपाई जा रही है, कोई रिपोर्ट ऐसी थी जो कि नहीं बताई गई और बीमा करवा लिया गया जीवन बीमा का, तो यहां पर क्या हो सकता है कि बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, बाद में मृत्यु हो गई और बाद में जांच पड़ताल करने के बाद बीमा कंपनी को पता चला कि ये जो व्यक्ति हैं वो हार्ट के रोगी थे, हृदय रोगी थे और इनको पहले कोई हार्ट अटैक आ चुका था और ये जानकारी छुपाई गई। तो यहाँ पर बीमा कंपनी किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान नहीं देगी उन व्यक्तियों को जो कि डिपेंडेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अटमोस्ट गुड फेथ यानी पूर्ण सद्भाव, जो आपका सद्विश्वास का सिद्धांत है, उसकी अवहेलना की गई है। इसका अभिप्राय क्या है कि बीमा अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पक्षकारों द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं छुपाया जाना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है वो है बीमा योग्य हित का सिद्धांत। बेटा ये सिद्धांत क्या कहता है इसको समझ लो। आप जिस भी वस्तु का, जिस भी सब्जेक्ट मैटर का बीमा करवा रहे हैं उस वस्तु में इंटरेस्ट, हित होना जरूरी है। किसी दूसरे की वस्तु या जिसमें आपका कोई व्यापारिक हित ना हो, कोई व्यावसायिक हित ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ना हो, उस वस्तु का बीमा नहीं करवा सकते हैं या उस वस्तु का बीमा आप लोग नहीं करवाते हो, ठीक है। तो इसका अभिप्राय यह है कि बीमा करवाने वाले तथा बीमा की विषय वस्तु के मध्य एक ऐसा संबंध होना जरूरी है जो कि एक दूसरे के प्रति कुछ हित रखते हो। विषय वस्तु की सुरक्षा बीमा करवाने वाले को लाभ हो। जैसे मान लीजिए कि अगर वस्तु में इंटरेस्ट ही नहीं है, हित ही नहीं है, वस्तु को आपने उस वस्तु का बीमा करवा दिया और बाद में दुर्घटना घटित होने पर आप उस वस्तु को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं कि चलो ठीक है बीमा तो करवाया है, क्षतिपूर्ति तो मिल जाएगी, तो ये जरूरी नहीं है बेटा। यहाँ पर ये चीज देखना जरूरी है कि जिस भी वस्तु का बीमा करवाया जा रहा है उस वस्तु में आपकी इंटरेस्ट या हित होना चाहिए जब बीमा करवाया जा रहा है उस वक्त भी, और जब दुर्घटना घटित हो रही है उस वक्त भी हित का होना जरूरी है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडैम्निटी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें क्या होता है कि इसका अभिप्राय है कि बीमित केवल वास्तविक हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। अब वास्तविक हानि के लिए ही क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का मतलब क्या हो गया, इसको एक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए कि बीमित व्यक्ति ने बीमा कंपनी से जो अग्नि बीमा कराया वो 1 लाख का कराया है, ठीक है, यानी 1 लाख तक रुपए की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का वो अधिकारी होगा। मान लीजिए अग्नि से दुर्घटना घटित हुई और जो हानि हुई वो केवल 75,000 रुपए की ही हुई। ऐसी दशा में बीमा कंपनी जो क्षतिपूर्ति राशि देगी वो केवल क्या होगा, केवल 75,000 रुपए ही बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति को देगी। 1 लाख की पॉलिसी ली गई थी, लेकिन पूरा का पूरा 1 लाख रुपया नहीं दिया जाएगा। जो वास्तविक हानि होगी उसी हानि की भरपाई की जाएगी, ऐसा कहता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। अब क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए मैम 1 लाख की जगह पर 1,50,000 की हानि हो जाए, तब क्या होगा? वास्तविक हानि तो 1,50,000 रुपए हो गई। तो भी क्योंकि पॉलिसी सिर्फ 1 लाख तक के हानि को कवर करने के लिए ली गई है, तो बीमा कंपनी सिर्फ 1 लाख रुपए ही देगी, क्योंकि आपने प्रीमियम भी तो 1 लाख रुपए के बराबर ही वाले रकम में दिए होंगे, प्रीमियम की राशि भी तो ज्यादा नहीं होगी। तो ऐसी दशा में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए ही कंपनसेशन मिलेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार एक बीमा कंपनी से कोई भी बीमित व्यक्ति लाभ अर्जित नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार का लाभ अर्जित नहीं कर सकता है। बीमा की पॉलिसी का अमाउंट या वास्तविक जो भी दुर्घटना या क्षति हुई है उसका अमाउंट, इनमें से जो कम होगा बीमा कंपनी उतना ही रकम अदा करेगी। किसी भी प्रकार का लाभ नहीं ले सकते हैं बीमा करवाने के माध्यम से। इसके बाद देखो अंश का सिद्धांत, इसे प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए भी एक उदाहरण पहले लेते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने या एक व्यापारी ने अग्नि बीमा कराया, ठीक है। अग्नि बीमा उसने बीमा कंपनी ए और बीमा कंपनी बी दोनों से कराया है, ठीक है। ये मान के चलिए कि बीमा कंपनी ए और बीमा कंपनी बी दोनों से एक व्यापारी ने क्या कराया है, अग्नि बीमा कराया है अपने वस्तुओं का, ठीक। ऐसी दशा में मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का इनसे भी कराया, ठीक, और 1 लाख रुपए का बीमा कंपनी बी से भी कराया। वास्तविक हानि जो हुई वो मान लीजिए कि हुई है केवल 50,000 रुपए, ठीक है, केवल 50,000 वास्तविक हानि हुई। ऐसी दशा में क्या होगा? ऐसी दशा में क्या 50,000 पूरा का पूरा रकम तो मिलेगा ही मिलेगा, तो क्या 1 लाख रुपए इनसे या 1 लाख रुपए बीमा बी से दोनों से मिलेंगे, या 50,000 बीमा कंपनी ए से मिलेंगे और 50,000 बीमा कंपनी बी से मिलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन यानी अंश का सिद्धांत ये कहता है कि जो वास्तविक हानि हुई है उसे दोनों बीमा कंपनी बांटेंगी उसी अनुपात में जिस अनुपात में बीमा करवाया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ 1-1 लाख रुपया मतलब बराबर रकम है, तो और 50,000 की हानि हुई है, तो अनुपात भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी 25,000 रुपए पे करेगी बीमा कंपनी ए और 25,000 रुपए पे करेगी बीमा कंपनी बी। दोनों मिल करके वास्तविक हानि को केवल पूरा करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि 50,000 बीमा ए भी दे और 50,000 बीमा बी कंपनी भी दे, ये नहीं संभव है, ठीक है। वास्तविक हानि को क्योंकि अनुपात बराबर है तो यहां पर बराबर भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक ही विषय वस्तु है, एक ही सब्जेक्ट मैटर है, एक ही वस्तु है, सिर्फ ये जीवन बीमा को या जीवन को छोड़ करके ही इस प्रकार का बीमा होता है, का एक से अधिक
बीमाकर्ताओं से बीमा करवाया गया है तो वास्तविक हानि को सभी बीमाकर्ता विभक्त कर देंगे, आपस में बांट लेंगे। वास्तविक हानि को केवल, यानी 50,000 की हानि हुई है तो बीमा कंपनी या बीमाकर्ता आपस में उसी अनुपात में, जिस अनुपात में बीमा करवाया गया है दोनों कंपनियों से, उस अनुपात में वास्तविक हानि का बंटवारा करेंगे। इसके बाद देखो बेटा, अधिकार समर्पण का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल कहता है कि यदि बीमा कंपनी के द्वारा क्षतिपूर्ति कर दी गई है तो जिस वस्तु का, जिस सब्जेक्ट मैटर का बीमा करवाया गया था, क्षतिपूर्ति के उपरांत वो स्वामी जो होता है वो बीमित व्यक्ति ना होकर के उस वस्तु का स्वामी कौन हो जाएगा? बीमाकर्ता हो जाएगा या बीमा कंपनी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आग लगी, ठीक है, आपने अग्नि बीमा कराया था और आग लग गई। आग लगने से कुछ वस्तु जो थी वो नष्ट हो गई और आधी जली हुई वस्तु थोड़ी बहुत बची रह गई, जो आधी या जली हुई थी, जिसका कोई यूज नहीं था, उतना उपयोगी नहीं थी। उस आधी जली हुई वस्तु का मालिक कौन हो जाएगा? बीमाकर्ता हो जाएगा, बीमा कंपनी हो जाएगी। ठीक है, इसी को कहते हैं अधिकार समर्पण का सिद्धांत। अधिकार जो होता है वो समर्पित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है बीमित व्यक्ति से बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के उपरांत। इसका अभिप्राय यह है कि जब बीमाकर्ता किसी क्षति से संबंधित दावे का भुगतान कर देता है तो बीमा की विषय वस्तु से संबंधित सभी अधिकार बीमाकर्ता को हस्तांतरित हो जाते हैं। बीमाकर्ता चाहे तो उस आधी जली हुई वस्तु को बेच दे या उससे लाभ कमा ले या जो भी करे, अब इसका पूरा अधिकार किसका होगा? बीमाकर्ता का होगा। हानि को न्यूनतम करने का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब हानि हो रही हो, जब दुर्घटना घटित हो रही हो, जब घटना हो रही हो, उस वक्त बीमित व्यक्ति को पूरा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हानि को कम करने के प्रयास करे। जैसे मान लीजिए कि आग लग रही है, दुर्घटना हो रही है और क्योंकि बीमित व्यक्ति ये जान चुका है या जान रहा है कि उसने उस वस्तु का तो बीमा कराया है, जिस वस्तु नष्ट हो रही है जो वस्तु, तो ऐसी दशा में ऐसा नहीं हो सकता है कि बीमित व्यक्ति एकदम खड़ा होकर के चुपचाप देखता रहे कि आग लगने दो भाई, बर्बाद होने दो, हमने तो बीमा कराया हुआ है, बीमा कराने के पश्चात हमें तो कंपनसेशन मिल जाएगा, इतना नुकसान होगा तो इतना तो हमें भरपाई हो ही जाएगी। अगर ये सोच है और किसी भी प्रकार से हानि को न्यूनतम करने का प्रयास नहीं किया गया है तो ये एक सिद्धांत का विरोध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हानि को न्यूनतम करने का सिद्धांत ये कहता है कि बीमाधारी का यह कर्तव्य होता है कि वो बीमा की विषय वस्तु की क्षति से होने वाले हानि को न्यूनतम करने का प्रयास करे, भले ही उसका बीमा क्यों ना उसने करवाया हुआ हो, उसके बाद भी उसे उस वस्तु को अगर जो हानि हो रही है उसको दूर या कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आता है निकटतम कारण का सिद्धांत, कॉजा प्रॉक्सिमा भी इसे कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो पॉलिसी में जो कारण मेंशन है, जो बताए गए हैं दुर्घटना से संबंधित, वो कारण होने चाहिए, उसी वजह से घटना घटित होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अग्नि बीमा कराया गया है और स्पष्ट लिखा गया है कि क्षतिपूर्ति तभी की जाएगी जब अग्नि से संबंधित कोई घटना के घटित होने पर हानि होगी। ठीक है, मान लीजिए कि आपने अग्नि बीमा कराया था और अग्नि से संबंधित सारे कारण लिखे हुए थे कि किस किस कारण से क्या क्या होने के बाद ही क्षतिपूर्ति की जाएगी, और अग्नि की वजह से ना उस वस्तु का नाश नहीं हुआ बल्कि पानी की वजह से हो गया या मॉइस्चर नमी की वजह से वो वस्तु बर्बाद हुई, जिसका बीमा कराया गया था अग्नि बीमा। तो ऐसी दशा में अग्नि बीमा कंपनी किसी भी प्रकार से कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करेगी, क्योंकि निकटतम कारण अग्नि से संबंधित कारण ना होकर के कुछ और था। ठीक है, तो इसका अभिप्राय यह है कि हानि के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए हानि के निकटतम कारण को देखा जाता है, न कि दूरस्थ कारण को।
दुरुस्त कारण या कोई चोरी हो गई हो या फिर कहीं वस्तु पानी की वजह से बर्बाद हो गई हो, ये सारे कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगर अग्नि बीमा कराया गया है तो अग्नि से संबंधित कुछ निकटतम कारण जो मेंशन है पॉलिसी में, वही उन्हीं कारणों पर विचार करके कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। अब बीमा क्यों जरूरी है, बीमा के सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिए। अब बीमा की आवश्यकता और उसका महत्व पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, जो आप सब जानते हैं, वो ये है कि किसी भी प्रकार के बीमा को करवाने के बाद व्यापारियों को, व्यक्तियों को जोखिम से सुरक्षा मिलती है। जोखिम जो कि भविष्य में हानि की संभावना को बढ़ा देता है। तो सबसे प्रमुख तो है कि सुरक्षा की वजह से, व्यावसायिक हानि को बचने की वजह से सुरक्षा लेने के लिए, जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा करवाया जाता है। ठीक है, तो जो आजकल जो है वो बीमा व्यवसाय भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसकी आवश्यकता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो बीमा करवाने के पीछे कहा गया कि सुरक्षा प्रदान करना, बीमे का मुख्य लाभ सुरक्षा प्रदान करना होता है। एक व्यक्ति अपना जीवन बीमा कराकर भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो सकता है ना बेटा? कि हम सब जानते हैं कि जीवन जो है वो एक ना एक दिन समाप्त होना ही होना है। मृत्यु जो है वो शाश्वत है, मतलब वो घटित होनी ही होनी है, उसको रोका नहीं जा सकता है। तो मरने के बाद या मृत्यु के बाद जो भी आश्रित लोग हैं उनका क्या होगा, ये एक चिंता का विषय हो जाता है। तो अपने आश्रितों के भविष्य के लिए जीवन बीमा करवाया जा सकता है। एक व्यक्ति अपने जीवन का बीमा करवा करके या अपने जो भी लव्ड वंस हैं उनका जीवन का बीमा करवा करके कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या प्राप्त करता है, सुरक्षा प्राप्त करता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसके आश्रितों को कुछ न कुछ धनराशि जरूर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा विनियोग तत्व, बेटा इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट जो होता है, मतलब अपनी जो भी बचत है, अगर आपने जीवन बीमा करवाया है तो ऐसे दशा में जो भी आपकी बचत होती है आप प्रीमियम के रूप में वो जमा करते रहते हैं बीमा कंपनी को, और एक अवधि के निश्चित होने के बाद या मृत्यु पर वो सारे के सारे जो प्रीमियम हैं बोनस के साथ, इंटरेस्ट के साथ आश्रित को दे दिए जाते हैं या उस व्यक्ति को दे दिए जाते हैं जो जीवित होगा निश्चित अवधि के बाद भी। तो ऐसी दशा में कहीं ना कहीं विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट जो है उसको प्रोत्साहित करने के लिए या विनियोग को बढ़ाने के लिए या विनियोग करने के लिए भी जीवन बीमा करवाया जा सकता है। तो जीवन बीमा एक ऐसा बीमा होता है जिसमें दोनों तत्व होते हैं, सुरक्षा तो होती ही होती है, दूसरा होता है विनियोग तत्व। ठीक है, जीवन में बीमा में सुरक्षा के साथ साथ, जीवन बीमा में सुरक्षा के साथ साथ विनियोग तत्व का लाभ भी प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत प्रीमियम की राशि बीमा कंपनी के पास जमा होती रहती है और पॉलिसी को अवधि के पूरे होने तक बीमाधारी के जीवित रहने पर पॉलिसी की राशि बोनस सहित वापस कर दी जाती है। यह बोनस प्रीमियम की जमा राशि पर एक निश्चित तरह से ब्याज के रूप में प्राप्त होता रहता है। तीसरा जो लाभ है बीमा करवाने का वो है जोखिम का वितरण। जोखिम का वितरण, बेटा ये क्या होता है? बीमा क्या है? बीमा सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब एक व्यक्ति का जोखिम कई व्यक्तियों को बांट दिया जा रहा है। किस प्रकार से? आप सब जानते हैं कि अग्नि बीमा कई लोग करवाते हैं, कई व्यापारी करवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सभी को तो दुर्घटना घटित होगी नहीं, सभी के साथ सभी लोगों का अग्नि से लॉस तो होगा नहीं। तो ऐसी दशा में सबके प्रीमियम से क्या हो रहा है, कुछ लोगों को जो लॉस हो रहा है, कुछ लोगों को जो क्षति हो रही है उसकी भरपाई हो रही है ना। तो बीमा जो है सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी सबके लिए, प्रत्येक सबके लिए और सबके लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 व्यक्ति ने अग्नि बीमा करवाया है। ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अपने सामानों का अग्नि बीमा करवाया। ठीक है, किसी एक बीमा कंपनी से। बीमा कंपनी यहाँ पर एक ही है, बीमा कंपनी मान लीजिए ए है। ठीक है, ए से
3 लोगों ने अलग अलग बीमा लिया हुआ है अपने अपने विषय वस्तु का। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये राम है, ये अब्दुल है, ये रहीम है और ये मान लीजिए श्याम है। ठीक है, तो राम, रहीम और श्याम, इन 3 लोगों ने बीमा करवाया है बीमा कंपनी ए से एक अलग अलग विषय वस्तु का अपने से संबंधित। इसमें क्या हुआ कि जो हानि हुई, जो जोखिम हुआ, जो दुर्घटना घटित हुई अग्नि बीमा वाली, वो केवल राम के साथ हुई, रहीम और श्याम के साथ नहीं हुई। ऐसी दशा में हम सब जानते हैं कि राम तो प्रीमियम पे कर रहा ही होगा, रहीम भी कर रहा होगा और श्याम भी कर रहा होगा। तो राम और रहीम और श्याम तीनों के प्रीमियम से बीमा कंपनी राम को कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बीमा के द्वारा एक व्यक्ति का जोखिम कई व्यक्तियों में बढ़ जाता है। ऋण सुविधा। ऋण सुविधा कैसे प्राप्त हो सकती है? जिस वस्तु का बीमा करवाया गया वो सुरक्षित हो जाती है। अगर उस वस्तु का नाश भी होगा तो भी कुछ न कुछ मुद्रा या कुछ न कुछ क्षतिपूर्ति जरूर प्राप्त हो जाएगी। तो उस वस्तु को जिसका बीमा करवाया जा चुका है, अगर उसको बंधक रखा जाए बैंकों में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, तो बंधक के रूप में अच्छा खासा ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कह सकते हैं ना कि बीमा से ऋण सुविधा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि माल का बीमा होने पर, किसी वस्तु माल का बीमा होने पर सुरक्षा तत्व निहित होने के कारण, ठीक है, क्योंकि वो सुरक्षित हो गई है वस्तु, माल को संबंधक के रूप में आसानी से रख करके ऋण बैंकों से या वित्तीय संस्थानों से लिए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार जीवन बीमा से भी बाजार में व्यक्ति की जो साख होती है वो बढ़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का बीमा करवा लिया है तो ऐसे केस में क्या होगा, उस व्यक्ति की साख इमेज जो होगी या क्रेडिट वर्दिनेस जो होगी वो बढ़ जाएगी और लोग बीमित व्यक्ति को आसानी से रुपया या माल उधार देने में संकोच नहीं करेंगे। तो इसका सीधा सा कारण ये हो गया कि यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो बीमे की राशि में से ऋणदाताओं का भुगतान भी प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं होंगी। तो ऐसे व्यक्ति को भी ऋण आसानी से बैंकों में से भी मिल जाता है जिस व्यक्ति का जीवन बीमा हो चुका हो। और व्यापारियों की दशा में अगर किसी वस्तु या माल का आपने पहले से ही बीमा करवा के रखा हुआ है तो उस दशा में क्या होता है कि वो बंधक के रूप में बैंकों में जमा की जा सकती है और बंधक यानी सिक्योरिटी के फॉर्म में आसानी से ऋण लिया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है महत्व, वो है बचत को प्रोत्साहन। कहीं ना कहीं बीमा अगर आपने करवाया है तो आप प्रीमियम की राशि हर महीने बचा करके रखना चाहेंगे या प्रीमियम का जो राशि है वो अलग से जमा करते रहेंगे अपने अकाउंट में, है ना, जब भी भुगतान करना होगा प्रीमियम का आप भुगतान कर सको। इसलिए तो कहीं ना कहीं बचत को प्रोत्साहन मिलता है बीमा के माध्यम से। सुरक्षा तो मिलती ही है, बचत भी बढ़ती है। इसके बाद देश के आर्थिक विकास में सहायक होती हैं बीमा। कैसे भाई? देखिए, बीमा के माध्यम से क्या होता है बच्चा कि जब कोई व्यक्ति बीमा करवाता है तो ये जो बहुत सारी प्रीमियम की राशि बीमा कंपनी के पास जमा होती रहती है। कई व्यक्ति बीमा करवाते हैं कंपनी से, फिर क्या करती है बीमा कंपनी सभी को तो दुर्घटना घटित होगी नहीं, फिर एक मुश्त मोटा अच्छा खासा रकम उनके पास बीमा कंपनी के पास हो जाता है और इस राशि का प्रयोग वो क्या करती हैं, इस राशि का प्रयोग वो औद्योगिक विकास इकाइयों में कर देती हैं, निवेश कर देती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बड़ी बड़ी आर्थिक विकास होने लगता है। बीमा देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है। बीमा कंपनी को प्रीमियम से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता है। एकत्रित धन को बीमा कंपनी बड़े बड़े उद्योगों में विनियोग करती रहती है, इन्वेस्ट करती रहती है, जिससे देश में उद्योगों का विकास भी होता रहता है, इंडस्ट्रीज भी डेवलप्ड होती रहती हैं और जब उद्योग विकसित होंगे तो आर्थिक विकास तो अपने आप होगा। उद्योगों के विकास से आर्थिक विकास का सूचना मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप सब जानते हैं कि बीमा आजकल एक व्यवसाय के तौर पर है।
ठीक है, तो बीमा भी क्या है, एक सेवा है और ये एक आर्थिक व्यवसाय है। ठीक, तो जब बीमा कंपनी फैलेंगी या बीमा कंपनी का व्यापक विस्तार होगा तो इसका सबसे बड़ा लाभ क्या मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे लोगों को। ठीक, बहुत ज्यादा बीमा कंपनी में काम करने वाले लोग भी बढ़ जाएंगे, तो बीमा व्यवसाय से लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है और इसके अच्छे अवसर प्रदान करता है बीमा। तो यह व्यवसाय एक बड़े पैमाने पर होता है जिसमें विभिन्न पदों पर लाखों लोग कार्यरत रहते हैं। तो इस प्रकार जो देश में बेरोजगारी की समस्या है वो भी काफी हद तक बीमा कंपनी हल करती है। आयकर में छूट, ये भी एक लाभ है बीमा करवाने का। आयकर में छूट कैसे मिलती है, जिस राशि, जो प्रीमियम की राशि होती है ना, उस पर सरकार कुछ छूट प्रदान करती है। ठीक, तो बीमाधारी को जीवन बीमा पर जो राशि बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में एक बीमित व्यक्ति देता है, उस राशि पर उसे एक निश्चित सीमा तक आयकर में कटौती या छूट मिलती है, जिससे उसका इनकम टैक्स जो होता है उसमें उसको रिबेट मिल जाती है, इनकम टैक्स वो बचा पाता है। बेटा जो बीमा होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, ये मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं बीमा के। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे बीमाएं होते हैं जैसे स्वास्थ्य बीमा। ठीक, तो कई प्रकार के बीमा होते हैं। हम लोगों को इस अध्याय में बेसिकली जीवन बीमा और सामुद्रिक बीमा और अग्नि बीमा के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीवन बीमा की, करेंगे जीवन बीमा के बारे में। बीमा का ये एक प्रकार है लाइफ इंश्योरेंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, ऐसे बीमे से है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी एक निश्चित प्रीमियम लेती है और निश्चित प्रीमियम प्राप्त करने के बाद बीमाधारी को निश्चित धनराशि देने का वचन देती है और उसके जीवन की जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे कहीं ना कहीं एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है बीमा कंपनी। आइए देखते हैं कि जीवन बीमा जो है उसकी परिभाषा देख लें। बहुत सारे जीवन बीमा अधिनियम की धारा 2(12) के अनुसार क्या कहा गया है, जीवन बीमा व्यवसाय से अर्थ है उस व्यवसाय से जिसके अंतर्गत मानव जीवन का बीमा संपन्न किया जाता है, यानी जीवन बीमा कंपनी मानव जीवन का बीमा कराती है। J.H. मेगी के अनुसार अगर हम बात करें तो जीवन बीमा अनुबंध जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो ऐसा ठहराव, ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें बीमाकर्ता बीमाधारी से निश्चित अवधि के बाद अथवा उसकी मृत्यु पर उसके लाभार्थी, उसके डिपेंड, जो भी उसके आश्रित व्यक्ति हैं, उनको कुछ अमाउंट, जो भी पॉलिसी का अमाउंट है, उसको देने का वचन देता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जीवन बीमा के क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों जीवन बीमा कराया जाता है। तो देखो बेटा सबसे पहले तो सुरक्षा का उद्देश्य होता है, सेफ्टी का। दूसरा होता है विनियोग का, इन्वेस्टमेंट का। सबसे पहले सुरक्षा कैसे, मान लो किसी की मृत्यु होने के बाद अगर उसके घर में उसके बच्चे हैं या उसके जो भी आश्रित लोग हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उनका क्या होगा। एक व्यक्ति अगर मान लो एक सिंगल पर्सन ही इनकम होल्डर हो, फैमिली का केवल सारा का सारा इनकम वही व्यक्ति देख रहा हो, वही एक अकेला आय अर्जित करने वाला व्यक्ति हो, और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और अभी उसके बच्चे भी छोटे हैं, माता पिता भी उसी पर आश्रित हैं, तो ऐसे में वो व्यक्ति तो हमेशा क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि अपने जीवन की वो सुरक्षा करा ले, क्योंकि मृत्यु को टालना तो असंभव है, मृत्यु तो शाश्वत नियम है, वो तो होना ही होना है। तो उसके लिए क्या किया जाए, बीमा करवाया जा सकता है। अगर यदि बीमा की जो अवधि है उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति के आश्रित को एक लमसम अमाउंट, जो भी पॉलिसी का अमाउंट मेंशन होगा, उतना अमाउंट जरूर मिलेगा, जिससे वो अपने लाइवलीहुड को, जीविकोपार्जन को आगे चला सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बीमा है वो सुरक्षा प्रदान करता है, किससे, जीवन की दुर्घटनाओं से होने के बाद जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनसे। ठीक है, इसके अलावा विनियोग उद्देश्य, बेटा जीवन बीमा ही एक ऐसा बीमा है जिसमें विनियोग या इन्वेस्टमेंट का तत्व पाया जाता है।
इससे क्या होता है कि जो भी प्रीमियम की राशि कंपनी में बीमाधारी जमा करता रहता है, उस राशि पर एक तो मिलेगी ही, प्रीमियम की राशि एक निश्चित अवधि के समाप्ति के बाद मिलती ही मिलती है, प्लस बोनस इंटरेस्ट के फॉर्म में, ब्याज के रूप में भी दिया जाता है। तो एक प्रकार से अगर जो बैंकों में खाता खोल करके जो व्यक्ति सेविंग्स करते हैं, वही व्यक्ति चाहे तो जीवन बीमा के द्वारा भी सेविंग्स कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, विनियोग कर सकते हैं और अपने जीवन की सुरक्षा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सुरक्षा उद्देश्य और विनियोग उद्देश्य दो प्रमुख उद्देश्य होता है। बेटा जो जीवन बीमा है वो मुख्यतः दो सिद्धांतों पर आधारित है। एक है परम सद्विश्वास का सिद्धांत, अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल, और दूसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल, बीमा योग्य हित का सिद्धांत। परम सद्विश्वास का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन बीमा कराया है तो बीमा करवाते समय वो इस जीवन बीमा से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण बात बीमा कंपनी से नहीं छुपा सकता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन बीमा कराया और 1 साल पहले उसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम सामने आई थी और ये बात बीमा करवाते समय बीमित व्यक्ति ने इंश्योरेंस कंपनी से छुपा ली, नहीं बताया, तो बाद में क्या होगा? हो सकता है कि 1 साल के बाद ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और कारण था हार्ट अटैक। जो कि महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण बात बीमा से संबंधित, जीवन बीमा से संबंधित उस व्यक्ति ने छुपा ली। तो कहीं ना कहीं ये परम सद्विश्वास सिद्धांत की का दुरुपयोग हुआ, यहाँ पर उसको नहीं माना गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बीमा का जो जीवन बीमा है वो पूर्णतः परम सद्विश्वास सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा क्या है? बीमा योग्य हित का सिद्धांत। जिस भी व्यक्ति का बीमा कराया जा रहा है उस व्यक्ति का अपने जीवन में हित होना जरूरी है, इंटरेस्ट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जीना ही नहीं चाहता है और जानबूझ करके वो सुसाइड कर लेगा बीमा करवाने के बाद, और इसीलिए उसने बीमा भी करवाया है कि बीमा करवाने के बाद वो अपनी मृत्यु कर लेगा और अपने जो भी पैसा मिलेगा वो उसकी धनराशि उसके घर वालों को दे दी जाएगी। अगर ये पता चलेगा बीमा कंपनी को कि जानबूझ करके इस प्रकार से बीमा इसीलिए करवाया गया ताकि अपनी जीवन को समाप्त किया जा सके, तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसका पालन नहीं किया गया। ये है बीमा योग्य हित का सिद्धांत। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति अगर अपने से संबंधी का बीमा कराता है, जैसे मान लीजिए कि कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ का बीमा करा रहा है, तो वाइफ और हस्बैंड में एक रिलेशनशिप, एक संबंध के आधार पर बीमा कराया गया। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति किसी अपरिचित के लिए बीमा करवाए, जीवन बीमा करवाए, क्योंकि उस अपरिचित में उसका कोई हित नहीं निहित होता है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, जीवन बीमा जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के जीवन बीमा होते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। आजीवन बीमा पत्र या एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, ये क्या होती है? आजीवन जीवन बीमा, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत पूरे जीवन के लिए बीमा करवाया जाता है। ठीक है, बीमाधारी अपने जीवन में भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता है। वो भुगतान कब प्राप्त करेगा? जब उसकी मृत्यु होगी। होल लाइफ पॉलिसी कहते हैं, होल लाइफ पॉलिसी है ये। उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही जो पॉलिसी का अमाउंट होगा वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इन बीमा पत्रों में प्रीमियम की दर बहुत कम होती है, क्योंकि लाइफ टाइम क्या हो रहा है, प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो इसलिए प्रीमियम की जो राशि होती है वो भी थोड़ी कम होती है। अब इस प्रकार के जो आजीवन बीमा पत्र है, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, वो भी कई प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सीमित प्रीमियम वाला आजीवन बीमा पत्र। सीमित प्रीमियम वाला का मतलब यहाँ पर हो गया कि एक निश्चित अवधि के बाद प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है। मान लीजिए 20 इयर्स तक जो प्रीमियम है उसका भुगतान करना होगा। ठीक है, उसका भुगतान
करना होगा, ठीक। और पॉलिसी का अमाउंट कब मिलेगा? मृत्यु पर। जब मृत्यु होगी किसी व्यक्ति की, जिसने उसने पॉलिसी ली है, जिस भी व्यक्ति की, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही राशि दी जाएगी, ठीक है। लेकिन बीमित रकम बीमाधारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को ही प्राप्त होगी, लेकिन प्रीमियम का अमाउंट एक निश्चित अवधि के बाद तक ही दिया जाना है, उसके बाद नहीं दिया जाना है। दूसरा जो होता है आजीवन बीमा का प्रकार, वो है साधारण आजीवन बीमा पत्र। इसमें क्या है भाई? जिनमें बीमाधारी अपने पूरे जीवन तक प्रीमियम का भुगतान करता रहता है, जब तक वो जीता है तब तक वो प्रीमियम भी देता रहता है। हाँ, प्रीमियम की जो दर होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जब तक मान लो 80 साल तक यदि कोई व्यक्ति जीवित है तो 80 साल तक उसे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो फिर प्रीमियम का जो अमाउंट है वो भी कम रखा जाता है। तीसरा जो है प्रकार आजीवन जीवन बीमा का, वो है एक प्रीमियम वाला आजीवन बीमा। इसमें क्या होता है? एक मुश्त एक बार ही प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। एक साथ ही एक बार ही प्रीमियम की जो संपूर्ण राशि है वो अदा करनी होती है। जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो भी इस तरह के बीमा में ज्यादा होता है। इन बीमा पत्रों में प्रीमियम की राशि बीमा कराते समय केवल एक ही बार देनी पड़ती है और प्रीमियम की राशि भी अधिक होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे आजीवन बीमा हमने पढ़ लिया, होल लाइफ बीमा पढ़ लिया, उसके प्रकार पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे बंदोबस्ती बीमा पत्र, इसे एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी बोला जाता है, ठीक है। बंदोबस्ती बीमा पत्र, इसमें क्या होता है भाई? इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें यदि एक निश्चित अवधि के लिए बीमा करवाया जाता है, जैसे 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 25 साल तक यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो 25 साल के बाद उसका जो भी बीमा का अमाउंट होगा वो वापस कर दिया जाएगा बोनस के साथ, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि 25 वर्षों तक का बीमा कराया गया और 25 वर्ष से पहले ही मृत्यु हो जाए जिस व्यक्ति का बीमा कराया गया है, तो जब मृत्यु होगी उसी वक्त क्या दिया जाता है? जो भी अमाउंट होता है पॉलिसी का बोनस के साथ वापस दे दिया जाता है। तो इस प्रकार के बीमा को हम लोग क्या कहते हैं? बंदोबस्ती बीमा कहते हैं या एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी कहा जाता है। जीवन बीमा पत्रों का यह सबसे अधिक प्रचलित प्रकार होता है। इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए बीमा कराया जाता है। एक निश्चित अवधि से पूर्ण बीमाधारी की अगर मृत्यु हो जाती है, होने पर उसके आश्रितों या उत्तराधिकारी जो भी हैं को निश्चित अवधि तक जीवित रहने पर स्वयं उसे बीमा कंपनी से पूर्व निश्चित रकम प्राप्त हो जाती है। यानी जब उसकी मृत्यु होगी या एक निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद जो भी पहले हो जाए उस वक्त निश्चित रकम प्राप्त हो जाती है। इसकी प्रीमियम दर आजीवन बीमा पत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें जो प्रीमियम की राशि होती है वो ज्यादा पे करनी पड़ती है बीमित व्यक्ति को, ठीक है। इसमें भी कई प्रकार होते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। साधारण बंदोबस्ती जीवा बीमा पत्र, ये क्या होता है? यह बीमा पत्र निश्चित अवधि का होता है। इस बीमा पत्र की रकम अवधि समाप्त होने पर बीमाधारी को अथवा निश्चित अवधि के पहले बीमाधारी की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को प्राप्त हो जाती है। जैसे 20 ईयर्स का हमने कराया एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। मान लो एक व्यक्ति 30 साल का है और उसने 30 साल में एक जीवन बीमा साधारण बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र ले लिया 20 साल का। 20 साल तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, मतलब वो 50 साल का हो गया था और तब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो फिर क्या मिलेगा? 50 साल की एज में उसको जो भी उसने बीमा कराया है वो राशि उसको दे दी जाएगी। और यदि मान लीजिए कि 40 ईयर में यानी 40 ईयर्स में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यानी 10 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में
मृत्यु पर, डेथ पर राशि अदा कर दी जाएगी, पे कर दी जाएगी। ठीक है, तो एक निश्चित अवधि का ये बीमा कराया जाता है, इसे साधारण बंदोबस्ती बीमा बोला जाता है। दोहरा बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत बीमाधारी की मृत्यु निश्चित अवधि से पूर्व होने पर बीमा पत्र की राशि उसके आश्रितों को प्राप्त हो जाती है, और यदि बीमाधारी उस तिथि तक जीवित रहे तो उसे बीमा पत्र की राशि के दुगने के बराबर भुगतान प्राप्त होता है। इसमें एक और एलिमेंट आ गया कि यदि व्यक्ति जो है वो जीवित रहता है निश्चित अवधि के बाद भी, तो उसको उस टाइम दुगना, डबल मिलेगा, भुगतान प्राप्त होता है, और दुगनी राशि प्राप्त होने के कारण ही इसे दोहरा बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र भी कहा जाता है। प्रीमियम की जो अमाउंट होती है वो भी इसमें थोड़ा ज्यादा होती है। विलंबित बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र क्या है भाई? इस बीमा पत्र की राशि का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद ही प्राप्त होता है, चाहे बीमाधारी की मृत्यु पहले ही क्यों ना हो जाए। बेटा इसमें बहुत ट्विस्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भले ही मृत्यु पहले हो जाए, लेकिन एक निश्चित अवधि के पूर्ण होने के बाद ही बीमा की जो राशि है वो दी जाएगी आश्रितों को। मतलब मृत्यु से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब क्या है, अवधि से। निश्चित अवधि की समाप्ति पर ही, निश्चित अवधि की समाप्ति पर ही बीमा की राशि दी जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा बेटा। मृत्यु भले हो जाए पहले, ठीक है, अगर 30 साल का बीमा कराया गया 30 इयर्स, तो 30 इयर्स के बाद ही अमाउंट दिया जाएगा, भले उस व्यक्ति की मृत्यु 20 साल के बाद ही क्यों ना हो जाए। इस टाइम कोई राशि नहीं दी जाएगी। अब हम लोग बीमा का जो दूसरा प्रकार है जीवन बीमा के बाद, वो है अग्नि बीमा या फायर इंश्योरेंस, उसको पढ़ेंगे। ठीक, अग्नि एक अच्छी सेविका है, स्वामिनी नहीं है। ऐसा किसने कहा था? लॉर्ड ब्रुक के ये शब्द है। लॉर्ड ब्रुक ने ये कहा है कि अग्नि एक अच्छी सेविका है, स्वामिनी नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि अग्नि आपको प्रोटेक्ट करनी चाहिए, आपकी सेविका की तरह आपका कार्य करनी चाहिए। अगर वो स्वामिनी हो गई, अगर वो ओनर हो गई, उसका अधिकार हो गया, तो वो सब कुछ नष्ट कर देगी, वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। ये शब्द अग्नि की एक महत्वपूर्ण विशेषता की ओर इशारा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक मनुष्य का अग्नि पर नियंत्रण है तब तक तो अच्छा है। सेविका का मतलब हो गया कि हम जिस चीज को वश में करते हैं, हम जिस चीज पर कंट्रोल रखते हैं, वो हमारी सेविका बनकर या वो हमारा सेवक बनकर कार्य करता है। लेकिन जब अगर हम उसको ज्यादा महत्व देने लगते हैं या वो हम पर ही स्वामित्व रखने लगता है, तो फिर वो हम पे क्या करेगा, वो नासवान हो जाता है, नष्ट कर देगा हमें। ठीक है, तो नियंत्रण रहता है तो इससे अनेकों लाभ उठाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही यह मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो जाती है अग्नि, तब क्या होता है भाई, तो इसके भयंकर परिणाम सामने आते हैं। कुछ क्षणों में ही लाखों की संपत्ति राख के ढेर में बदल जाती है, और इन भयंकर परिणामों को से सुरक्षा प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? अग्नि बीमा करवाइए। तो अग्नि बीमा का अर्थ जल्दी से जानते हैं। अग्नि बीमा एक से अभिप्राय एक ऐसी बीमा अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट से है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी एक नियत प्रतिफल के बदले में बीमाधारी से संपत्ति को निश्चित अवधि तक अग्नि द्वारा हानि पहुंचने पर पूर्व निश्चित रकम राशि देगी, धनराशि तक क्षतिपूर्ति का वचन देती है। ठीक है, यानी अग्नि से संबंधित जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, उससे संबंधित अगर क्षति होती है तो उस क्षतिपूर्ति का एक प्रकार से वचन देती है अग्नि बीमा।
इसकी परिभाषा देख लेते हैं। भारतीय अग्नि बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार अग्नि बीमा अन्य बीमा के अतिरिक्त एक ऐसा बीमा अनुबंध है जो कि अग्नि अथवा अन्य ऐसी जोखिमों के विरुद्ध किया जाता है जिसका उल्लेख अग्नि बीमा अनुबंध में लिखा हो। ठीक है, अग्नि बीमा कॉन्ट्रैक्ट में वो सारे कारण लिखे होते हैं जो अग्नि से संबंधित होते हैं, और यदि इन कारणों के आधार पर नुकसान या जोखिम होता है तो अग्नि बीमा जोखिम से रक्षा या क्षतिपूर्ति देने का वचन करता है। इसकी प्रकृति देख लेते हैं। पहले तो ये लिखित अनुबंध होता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें दो पक्षकार होने चाहिए, एक तो बीमित व्यक्ति जिसने अग्नि बीमा करवाया है, और एक बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, जो कि दुर्घटना घटित होने पर बीमा धारी को बीमित जो भी राशि है या जो भी क्षतिपूर्ति है वो प्रदान करेगी। बीमित राशि की वापसी जरूरी नहीं है बेटा, जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो वापस नहीं होगा। यानी अगर लॉस नहीं होता है, दुर्घटना घटित नहीं होती, आग नहीं लगती है उस अवधि में, जिस अवधि में बीमा कराया गया था, तो फिर बीमा कंपनी जो प्रीमियम का अमाउंट या राशि होती है जो जमा होती रहती है वो वापस नहीं करेगी। ठीक है, बीमे की अवधि निश्चित होती है बेटा। इसमें अनुबंध में साफ लिखा रहता है कि बीमा 1 साल के लिए या 2 साल के लिए कब तक के लिए कराया गया है। साधारणतः 1 साल के लिए अग्नि बीमा कराया जाता है, फिर दोबारा इसको रिन्यू कराना पड़ता है। यह एक क्षतिपूर्ति अनुबंध है बेटा। वास्तविक केवल हानि की ही भरपाई की जाती है, या पॉलिसी का अमाउंट जो होता है उतना ही अमाउंट मैक्सिमम दिया जा सकता है। किसी भी प्रकार का लाभ नहीं कमा सकते हैं बीमाधारी। केवल सुरक्षा तत्व होता है इसमें, क्योंकि प्रीमियम जो है अगर दुर्घटना घटित हुई तब तो क्षतिपूर्ति की जाएगी, यदि दुर्घटना घटित नहीं होती है तो प्रीमियम वापस नहीं होगा, यानी विनियोग यहां पर नहीं होता है, केवल सुरक्षा तत्व होता है। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग यहां पर होता है, एश्योरेंस शब्द का प्रयोग नहीं होता। दुर्घटना के घटित होने पर ही क्षतिपूर्ति की जाती है, और दुर्घटना घटित होगी कि नहीं होगी ये भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अग्नि से लॉस हो भी सकता है, अग्नि अगर नहीं भी हो सकती है, तो जो हानि की संभावना यहाँ रहती है, हानि होगी ही होगी जीवन बीमा की तरह, ये एश्योर्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीवन तो हम सब जानते हैं कि एक ना एक दिन समाप्त होना ही होना है। तो कहीं ना कहीं जो जीवन बीमा होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस होता है। क्यों? क्योंकि हानि तो होनी ही होनी है, जीवन तो समाप्त होना ही होना है। हो सकता है पहले हो या बाद में, होगा ही होगा। लेकिन अग्नि बीमा के केस में ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस माना जाता है, यानी अग्नि लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। समर्पण मूल्य, सरेंडर वैल्यू इसमें होता है, एक मुफ्त रकम जो भी होती है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, और जो हानि की वास्तविक हानि या जो भी आपका पॉलिसी का अमाउंट होगा, जो भी कम होगा वही दी जाएगी। दूसरा जो हम लोगों को तीसरा जो पढ़ना है वो है सामुद्रिक बीमा या मरीन इंश्योरेंस या मराइन इंश्योरेंस भी इसको बोलते हैं। हेल्सवरी के अनुसार इसको क्या कहा गया है? ये एक ऐसा अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट है जिसके द्वारा बीमाकर्ता बीमाधारी को सामुद्रिक हानियों से सुरक्षा प्रदान करता है। आप सब जानते हैं कि कभी कभी जल परिवहन का, जैसे कि वायु मार्ग होता है, सड़क परिवहन होता है, वैसे ही समुद्र के द्वारा भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो सामुद्रिक कारणों से होने वाली जो क्षति होती है या जो जोखिम होते हैं उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामुद्रिक बीमा कराया जाता है। ठीक है, तो निश्चित विधि तथा निश्चित सीमा तक क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व लेता है सामुद्रिक बीमा। और सामुद्रिक बीमा अधिनियम की धारा 3 IA के अनुसार किसी भी प्रकार के जहाजों जिनमें माल या वस्तु, किराया व अन्य हित सन्निहित होते हैं और जिनका वैधानिक रूप से बीमा किया जा सकता है, लॉफुल होते हैं जो, ठीक है, के बीमा अनुबंध करने के व्यवसाय को सामुद्रिक बीमा कहते हैं। इसकी विषय वस्तु क्या होती है बेटा? सामुद्रिक बीमा कितने तरह के होते हैं? तो देखो बेटा, 3 तरह से सामुद्रिक बीमा होते हैं। माल अथवा कार्गो का बीमा, जो
जहाज पर, समुद्र के द्वारा जो जहाज पर ले जाया जा रहा वस्तु या माल या सेवा, वस्तु और माल होती है, गुड्स जो होते हैं, उसको कार्गो कहते हैं। ठीक है, तो कार्गो का बीमा कराया जा सकता है। मान लीजिए जो सामान है वो नष्ट हो जाए या पानी में गिर जाए या बर्बाद हो जाए या लुटेरे उसको लूट लें, डाकू, सामुद्रिक डाकू जो होते हैं उस पर अटैक कर दें, तो सामान या वस्तु जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। तो फिर उस वस्तु का बीमा या कार्गो इंश्योरेंस कराया जा सकता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है जहाज का बीमा कराया जा सकता है। जो सामुद्रिक जहाज जो सामानों या वस्तुओं को ले जा रही है, उस जहाज में हो सकता है कि कोई होल हो जाए, कोई छेद हो जाए, दूसरी जहाज से टकरा जाए, कुछ दुर्घटना घटित हो जाए तो जहाज का नुकसान हो सकता है, तो जहाज का भी बीमा कराया जा सकता है सामुद्रिक बीमा के अंतर्गत। और तीसरा होता है भाड़े का बीमा। मान लीजिए किसी भी कारण के कारण अगर जो सामुद्रिक परिवहन से जो सामान ले जाया जा रहा है वो सामान गंतव्य स्थान तक, डेस्टिनेशन तक पहुंच ही ना पाए समय पर, तो फिर भाड़ा नहीं देगी, है ना, भाड़ा का नुकसान हो सकता है, तो भाड़ा का भी बीमा कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का विषय वस्तु होता है जो कि नॉर्मली देखा जाता है। इसके बाद देखो बेटा, डाक एवं टेलीकॉम सेवाएं आ जाता है, यानी बीमा समाप्त हो रहा है। और चौथी जो प्रकार की जो सेवा आ रही है वो है कम्युनिकेशन या संचार सेवा, जो कि व्यवसाय के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। क्या है? डाक एवं तार या संचार या कम्युनिकेशन सेवाएं। जैसे कि अगर हम पुराने तरह से देखें कि पुराने संप्रेषण के जो माध्यम हुआ करते थे सूचनाओं को पहुंचाने के लिए, वो डाक सेवाएं हुआ करती थी। पत्राचार के माध्यम से, तार के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, पंजीकरण, रजिस्टर्ड डाक, पार्सल, स्पीड पोस्ट, इन सब के माध्यम से जो विज्ञापन निकाले जाते थे या सूचनाएं या पत्रावली की जाती थी। अब ये उतने उपयोगी नहीं रह गए हैं या उतने प्रचलित नहीं रह गए हैं व्यवसाय में। अब क्या हो गया, अब तो कुरियर सेवाएं आ गई हैं, बहुत सारी कुरियर सेवाएं बहुत आधुनिक माध्यम है या आधुनिक तरीका है संप्रेषण या कम्युनिकेशन करने का या वस्तुओं को पहुंचाने का भी। आधुनिक प्रवृत्तियों में अब इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं आ गई हैं, अब इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है, फैक्स किया जाने लगा है, ईमेल के माध्यम से सूचनाएं जो हैं व्यवसाय से संबंधित या वस्तुओं से संबंधित एक जगह से दूसरी जगह मिनटों या सेकंड्स में पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन की आधुनिक तरीके हैं, आधुनिक प्रवृत्तियां हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या ई कॉमर्स का प्रयोग किया जा रहा है। टेलीकॉम सर्विसेज में अगर हम देखें तो रेडियो पेजिंग सर्विसेज, सेलुलर मोबाइल सेवाएं आ गई हैं, स्थायी लाइन सेवाएं, केबल, डीटीएच, ये सारी सेवाएं आ गई हैं। और इनके माध्यम से बड़े आसानी से अब वेबसाइट्स बना करके भी वस्तुओं का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। तो अब बेसिकली ये 2 आधुनिक तरीके हैं, हम लोग टेलीकम्युनिकेशन या हम लोग संचार सेवाओं के श्रेणी में इनको ला रहे हैं। व्यवसाय इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, बीपीओ सर्विसेज भी हायर की जा रही हैं जो कि इस प्रकार की कम्युनिकेशन सुविधाएं प्रदान कर रही हैं और सूचनाएं वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित एक व्यवसाय दूसरे व्यवसायों को या एक व्यवसाय कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये आधुनिक डाक एवं टेलीकॉम सेवाएं बहुत ही प्रचलित सेवाएं हैं और वेबसाइट्स के माध्यम से अब सूचनाएं या इंफॉर्मेशन सब स्प्रेड की जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं। तो इस अध्याय में हमने ये सारी सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं जो कि व्यवसाय के लिए बहुत ही सहायक सेवाएं थी, वो सारी चीजें हमने देखी, पढ़ी और उम्मीद करती हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। व्यवसाय करने के लिए इन सेवाओं का प्रयोग व्यावसायिक सेवाओं के रूप में व्यवसाय करते हैं और ये सेवाएं व्यवसाय के फर्म्स भी अलग अलग प्रकार से देते हैं। जैसे बैंकिंग सेवाएं बैंकिंग फर्म्स प्रदान करती हैं, डाक और कम्युनिकेशन सेवाएं, बीपीओ सर्विसेज जिसे भी हम कह सकते हैं, ये भी एक आधुनिक सेवा है जो दी जा रही है। बीमा कंपनीज बहुत सारी आ गई हैं जो कि बीमा व्यवसाय में बीमा की सेवाएं व्यवसाय फर्म्स को दे रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। तो इस चैप्टर नंबर 4 आपका यहीं पर समाप्त हो रहा है।